हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड सेमेस्टर के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, भारत की विदेश नीति, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है। इस सब्जेक्ट की क्वेश्चन पेपर रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसको हम प्रोवाइड करवा चुके हैं आपको। आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के आंसर्स को देखेंगे, ठीक है, समझेंगे क्या पूछा जा सकता है, किस प्रकार से आंसर लिखना है, बाकी सारी डिटेल्स। तो इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आप लोग स्किप मत करिएगा, कंप्लीट वीडियो को देखिए। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे तक हम हो सकता है वीडियो को लॉन्ग जाए, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको देना पड़ेगा। बट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देखने को मिलेगा, आंसर किस प्रकार से लिखना है ये देखने को मिलेगा, टॉपिक क्या एक्सप्लेन करने हैं, वो सारी चीजें तो इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस इंडिया फॉरेन पॉलिसी आपके सब्जेक्ट का नाम है। आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये आपका सिलेबस है। आपको सिलेबस में ना 4 यूनिट्स करनी है। आपके पहले यूनिट में 1 चैप्टर है, दूसरे यूनिट में आपके 3 चैप्टर देखने को मिल जाते हैं, तीसरे यूनिट में आपको 1 चैप्टर फिर से, और चौथे यूनिट में फिर आपको 2 चैप्टर देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल आपको यहाँ पे 4 यूनिट्स में कई सारे चैप्टर जो है अकॉर्डिंगली पढ़ने पड़ते हैं। अब उन चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था वो हमने कवर कराया, उसके आंसर्स को हम देखते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका सिलेबस के बारे में। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर की अगर हम बात करें तो आपको टोटल जितने क्वेश्चन मिलेंगे, अराउंड आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 10 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सारे क्वेश्चन जो है इक्वल मार्क्स कैरी करते हैं। मतलब अगर आपका 90 नंबर का पेपर है तो 18-18 नंबर के आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। आपका 90 नंबर का जो है पेपर तैयार हो जाएगा। तो ये आपका पेपर का जो मार्किंग का फॉर्मेट है वो ये रहेगा। क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो हमने क्वेश्चंस को काफी ज्यादा डिटेल में लिखा है, तो हम लोग केवल उन्हें पढ़ेंगे, समझेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको सीधा सीधा वही चीजें एक्सप्लेन करनी है जो इन आंसर्स में हमने बताई हैं और जो आपसे क्वेश्चन में पूछी गई है। हमारा पहला क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 1 की। अगर हम बात करा करते हैं तो आजादी से वर्तमान समय तक भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप पर आपको टिप्पणी करनी है, ठीक है। आजादी मतलब 1947 से लेकर 2025 तक का अगर हम बात करें वर्तमान समय तक की, तो उसमें भारतीय विदेश नीति में कितने बदलाव आए हैं, उसके बदलावों के स्वरूप के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। टिप्पणी का मतलब उन स्वरूपों को आपको यहाँ पे बताना है, क्या चेंजेस आए थे समय के साथ वो बताना है। कमेंट ऑन चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सिंस इंडिपेंडेंस टिल कंटेम्प्रेरी टाइम्स, ठीक है, ये हो जाता है। अब आपको उत्तर किस प्रकार से लिखना है उसके बारे में बात करें तो आपको उत्तर लिखना है कुछ पॉइंटों में, ठीक है। उसकी एक हम फॉर्मेट आपको बताते हैं। सबसे पहले आप देंगे परिचय। परिचय में आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया है ना मेन टॉपिक, उसके बारे में बताना है। यहाँ पे हमसे पूछा गया है भारत की विदेश नीति के बारे में, तो हम उसके बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद आपको लिखने हैं मेन पॉइंट्स, अपने आंसर के जो मेन पॉइंट्स बनेंगे वो। तो भारतीय विदेश नीति के बदलते चरण जो है वो आपको यहाँ पे बताने हैं। हमने यहाँ पे पॉइंटों में एक्सप्लेन किया। पहला पॉइंट क्या बनाता है, पहला चरण जो कि था आदर्शवादी और गुटनिरपेक्षता का 1947 से 62 तक का। उसके बाद दूसरा चरण आता है यथार्थवाद की ओर झुकाव का, जो कि 1962 से 1991 तक था। तीसरा चरण आता है आर्थिक यथार्थवाद का। चौथा चरण आता है समकालीन चरण, जो कि करंट टाइम में हम बात कर रहे हैं। फिर पांचवा चरण यहाँ पे आ जाता है, आपका यहाँ पे चरण नहीं लिखा गया है क्योंकि यहाँ पे पॉइंट में टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। ये एक पॉइंट है, या हम कह सकते हैं एक पांचवा पॉइंट है, ठीक है। और ये पॉइंट क्या है, भारत की वैश्विक शक्ति बनने की आकांक्षा, ये एक पॉइंट हो जाता है, ठीक है। आपके टोटल इस क्वेश्चन में हमने 5 पॉइंट आपको बताए हैं, मेन पॉइंट्स, जो कि आपको लिखने हैं। अगर आपसे पूछा जाता है कि आजादी से लेकर वर्तमान समय तक भारत की जो विदेश नीति थी उसमें किस प्रकार के चेंजेस आए, ठीक है, उनके ऊपर आपको टिप्पणी करनी है, तो आप ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। जब आप 5 पॉइंट बता देंगे, सबसे पहले परिचय, उसके बाद 5 मेन पॉइंट्स। अगर आपका क्वेश्चन जैसे 18 नंबर का है, ठीक है, आप छोटे छोटे पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको 6 से 7 पॉइंट एक्सप्लेन करने। अगर आप डिटेल वर्जन में बड़े बड़े पैराग्राफ में पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हैं तो आपको 5 से 6 पॉइंट एक्सप्लेन करने, 5 आपके मिनिमम हो जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका एक सफिशियंट जो पेज है वो फिल आउट हो जाएगा। ये हो जाता है। उसके बाद आपको दिखना है निष्कर्ष। निष्कर्ष एक जरूरी चीज है, आपको इसको नहीं छोड़ना है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष लिखना है, मतलब कंक्लूजन लिखना है। निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे, ऊपर आपने जितने भी पॉइंट को बताया है ना, उन सब पॉइंट को एक एक दो दो लाइन में यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। ये आपका निष्कर्ष हो जाता है। अब हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे जो पॉइंट आपको एक्सप्लेन किए हैं, ये पॉइंट किए हैं सब पॉइंट्स में। जैसे पहला पॉइंट आ जाता है, पहला चरण आदर्शवादी और गुटनिरपेक्षता का है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने छोटे छोटे पॉइंट बनाए। आप चाहे तो इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक बड़ा पैराग्राफ, कम से कम 6 से 7 लाइन में इन सारे पॉइंटों का एक पैराग्राफ बना सकते हैं, ठीक है, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आपका जो आंसर है वो फेल आउट हो जाएगा अच्छे से, और अच्छे से आप लिख पाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल गोच मोच करके लिख देना, नहीं, थोड़ा थोड़ा स्पेस बना के लिखना है कि आपका पेज जो हो वो फिल हो, ऐसा लगे कि आपने भरा है, कुछ लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार से लिखना है।
ये हो जाता है अब आपके पॉइंट लिखने के तरीके। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चंस में, एक प्रकार से ये देखते हैं कि आपको आंसर में क्या लिखना है, क्या एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, आजादी से वर्तमान समय तक भारतीय विदेश नीति के बदलते स्वरूप के ऊपर आपको टिप्पणी करनी है। ये हो जाता है क्वेश्चन। अब परिचय में आप लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति लगातार बदलती रही है। शुरू में यह नीति आदर्शवादी थी, ठीक है, आदर्शवादी सिद्धांत के ऊपर थी, लेकिन समय के साथ यह अधिक यथार्थवादी हुई और व्यवहारिक हुई होती गई। भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र से लेकर एक वैश्विक शक्ति बनने तक का लंबा सफर तय किया। ठीक है, भारत एक शुरुआत में 1947 से पहले क्या था, भारत एक औपनिवेशिक शासन का देश था, जहाँ पे क्या था कि ब्रिटेन का पूरी तरह शासन था। उसके बाद भारत एक आजाद देश बना 1947 में। तो स्वतंत्र राष्ट्र से लेकर विश्व की एक पावर बनने तक भारत का एक जो सफर है वो लंबा है, ठीक है, कठिन सफर रहा है। इस दौरान नीति में जहां मूल सिद्धांत जैसी रणनीतिक सजगता स्थिर रहे, वहीं दुनिया में बदलावों के अनुसार नीति में लगातार ढाला गया। ठीक है, देखिए, जब विदेश नीति बनाई गई तो उसके कुछ मूल सिद्धांत रखे गए थे। ठीक है, तो वो सिद्धांत एकदम स्थिर रहे। ठीक है, उन सिद्धांतों पर ध्यान दिया गया, साथ के साथ अकॉर्डिंगली सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो भारत की विदेश नीति है उसके कुछ पक्षों में, कुछ हिस्सों में चेंजेस भी किए गए हैं। ठीक है, जिससे बदलाव हुआ, भारत ने विदेश नीति अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपनाई है। ठीक है, उसके अनुसार जो है उसमें ढाला है। विशेषज्ञ सुमित गांगुली ये जो विदेश नीति है का टाइम है, इसको 4 चरणों में बांटते हैं। ठीक है, 4 चरण हो जाते हैं। एक, फिर महाशक्ति बनने की जो आकांक्षा है वो एक पॉइंट हो जाता है। ये हो जाता है आपका परिचय। अब हम पॉइंटों के बारे में बात करें तो भारत की विदेश नीति के बदलते चरण की बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है, पहला चरण आदर्शवादी और गुटनिरपेक्षता का टाइम 1947 से 62 का। इस दौर में प्रधानमंत्री नेहरू की सोच ने नीति को गहराई से प्रभावित किया। ठीक है, प्रधानमंत्री नेहरू की जो सोच थी वो थी आदर्शवादी। ठीक है, आदर्शवादी नीति से वो प्रभावित थे, तो उन्होंने अपने जब विदेश नीति लिखी गई, भारत की फॉरेन पॉलिसी बनाई गई, तो उस समय उसमें आदर्शवादी जो नीति थी उसको अपनाया गया, तो प्रभावित किया। दुनिया उस समय अमेरिका और सोवियत संघ के दो गुटों में बटी थी, लेकिन भारत ने किसी गुट का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। ठीक है, भारत ने किसी भी गुट का, मतलब अमेरिका के गुट में जाने से मना कर दिया और सोवियत संघ के गुट में जाने से मना कर दिया। और भारत ने क्या करा, भारत ने गुट निरपेक्ष नीति जो होती है उसे अपनाया, वह अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए विकास पर ध्यान दे सके। ठीक है, भारत ने गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी उसे अपनाया और किसी भी पावर में या फिर किसी भी आप कह सकते हैं गुट में जाए बिना अब स्वतंत्र रहकर अपने विकास के ऊपर ध्यान देने के लिए काम किया। पंचशील का सिद्धांत आ जाता है। ठीक है, पंचशील के आधार पर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात की गई थी। और आखिरी पॉइंट आता है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मतलब यूएन में शांति स्थापना और उपनिवेशवाद के खिलाफ भूमिका निभाई है। शांति स्थापना के लिए भाई जो कंट्रियों के बीच में युद्ध हो रहा है उसमें अपनी हेल्प करी है। ठीक है, उपनिवेशवाद के खिलाफ क्या करा है, भूमिका निभाई, मतलब भारत में भी शुरुआत में उपनिवेशवाद ही था 1947 से पहले। ठीक है, औपनिवेशिक शासन था, उपनिवेशवाद की व्यवस्था थी, तो उसके खिलाफ भारत को पता था कि भाई ये व्यवस्था है किस प्रकार की है, तो भारत उस व्यवस्था के खिलाफ क्या कर रहा था, भूमिका निभा रहा था। अ, अ, अन्य देशों में जैसे अफ्रीका हो गया, कई देशों में औपनिवेशिक शासन था, तो उन्हें वहां पे खत्म करने में हेल्प कर रहा था। ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा चरण यथार्थवाद की ओर झुकाव 1962 से 1991 तक का। तो 1962 में चीन के साथ युद्ध ने भारत की आदर्शवादी जो सोच थी उसे झटका दिया। 1962 में चीन के साथ भारत का युद्ध हुआ और भारत की जो आदर्शवादी सोच थी ना उसको झटका मिला। इसके बाद भारत ने अपनी सुरक्षा और सैन्य ताकत को प्राथमिकता देना शुरू करा। भारत ने क्या करा भाई, वो अपनी सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी और जो मिलिट्री पावर है उसको प्राथमिकता दी कि भाई हम इन दोनों चीजों को टॉप क्लास पे ले जाएंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर हमारा कोई युद्ध होता हो तो हमें ठेस ना पहुंचे, हमें हानि ना पहुंचे, इसके लिए उन्होंने काम किया। 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने में भारत का हस्तक्षेप किया। ठीक है, 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली, उसमें भारत का एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं हस्तक्षेप था या योगदान था। फिर सोवियत संघ से मैत्री संधि हुई और 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भी हुआ था। ठीक है, सोवियत संघ के साथ क्या हुआ, मैत्री संधि की गई, भारत ने मैत्री संधि की और उसके बाद 1974 में पहला परमाणु परीक्षण भी। गुटनिरपेक्षता बनी रही, लेकिन अब यह ज्यादा व्यवहारिक और राष्ट्रीय हितों पर आधारित हो गई थी। ठीक है, अब गुटनिरपेक्षता जो थी या गुटनिरपेक्ष की जो नीति थी ना, अब वो क्या हो चुकी थी, व्यवहारिक हो चुकी थी, लोगों के व्यवहार में दिखाई देती थी। दूसरा, राष्ट्रीय हितों पर आधारित थी। मतलब अगर भारत गुटनिरपेक्षता का या गुटनिरपेक्ष नीति का हिस्सा है तो भारत अपने हितों के लिए ज्यादा काम करेगा। ठीक है, इस चीज के ऊपर वो नीति आधारित हो चुकी थी। तो ये हो जाता है आपके दूसरे चरण के पॉइंट। तीसरे चरण की बात करते हैं तो आर्थिक और यथार्थवाद का टाइम आ जाता है 1991 से उसके आगे का टाइम। ठीक है, तो आर्थिक यथार्थवाद का टाइम आता है जिसमें क्या हुआ कि 1991 में सोवियत संघ के टूटने
और भारत के आर्थिक संकट ने एक नई जो नीति थी उसकी जरूरत पैदा की। अब 1991 में सोवियत संघ खत्म हो चुका था, टूट चुका था, और उससे कई सारे देशों का कई सारे देश निकलकर सामने आए, जिसमें रशिया जो था या रूस, वो था सोवियत संघ का एक प्रकार से उत्तराधिकारी। टूटने और भारत के ऊपर आर्थिक संकट आ गया था, तो भारत को एक नई नीति की आवश्यकता दिखाई दी। भारत ने उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, एलपीजी की जो नीति है उस चीज को अपनाया था, ठीक है। लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इन तीन नीतियों को अपनाया भारत ने, ताकि भारत अपना आर्थिक रूप से विकास कर सके, क्योंकि अभी तक इससे पहले का जो चरण था उसमें भारत मिलिट्री पावर पर ध्यान दे रहा था, यहाँ पे भारत आर्थिक पावर पर ध्यान दे रहा है, ठीक है। अमेरिका से रिश्ते सुधारे गए और लुक ईस्ट नीति, एक नीति लाई गई, लुक ईस्ट नीति, ठीक है, पूर्व की ओर ध्यान की एक नीति लाई गई और उसकी शुरुआत की गई, ताकि पूर्व की ओर भी ध्यान दिया जा सके भारत के द्वारा, और जो कंट्रीज हैं उनसे भी अच्छा मेल भाव रहे। चीन के साथ संबंध सुधारने की भी कोशिश की गई थी। इस दौर में विदेशी नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक विकास प्राप्त करना और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना। इस समय भारत की जो विदेश नीति थी ना, उसका मेन रोल क्या था, या मेन आप कह सकते हैं उद्देश्य था कि भाई भारत आर्थिक रूप से विकास करे और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े, तो ये बात कही गई। चौथा पॉइंट आता है समकालीन चरण, जिसमें बहु संरेखण और मुखिर भूमिका, जो कि 2014 से अभी तक का टाइम की बात की जा रही है। तो ये मल्टीपोलर सिस्टम आ चुका था, मतलब मल्टी अलाइनमेंट आ चुका था। यहाँ पे किस बात के, 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता में आए भारत की, ठीक है, और नीति और अधिक सक्रिय हो गई। भारत ने बहु संरेखण मतलब मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाई, मतलब कोई कई देशों से अपने अच्छे संबंध बनाए थे, ठीक है। इसका मतलब इतना समझ लीजिए, मल्टी अलाइनमेंट का मतलब यह है कि भारत केवल एक देश से अपने अच्छे संबंध ना बनाकर विश्व के जितने भी बड़े देश हैं उन सबसे अच्छे संबंध बनाएगा, जिसमें अमेरिका, रशिया, चीन और साथ के साथ ऑस्ट्रेलिया और भी जो बड़े बड़े देश आते हैं जो पावरफुल कंट्रीज हैं उनके साथ अच्छे संबंध बनाएगा और अपना जो हित है वो साधेगा, ठीक है। इस चीज के ऊपर ध्यान देगा। इसमें पंचामृत का जो स्तंभ है वो लाएगा, तो जिसमें सम्मान आता है, संवाद आता है, समृद्धि आती है, सुरक्षा आती है, संस्कृति आती है, ठीक है। 7 से 5 शब्द लाए गए और इन चीजों के ऊपर आधार बनाया गया था। पड़ोस पहले, फिर नीतियां लाई गई, पड़ोस पहले, एक्ट ईस्ट, लिंक वेस्ट नीतियों ने नीतियों ने क्या करा, भारत ने अपने चारों ओर देशों से अच्छे संबंध बनाए, ठीक है। भारत के पड़ोस पहले के जो नीति है उसमें क्या हुआ कि भाई पड़ोसी जो देश है ना उनको पहले लाया गया, ठीक है। उसके बाद लुक मतलब एक्ट ईस्ट, पहले क्या थी, लुक ईस्ट थी, अब वो हो चुकी है एक्ट ईस्ट, ठीक है। पहले क्या थी, आप कह सकते हैं कि भाई लुक ईस्ट मतलब ईस्ट की तरफ देखो की नीति, अब आती एक्ट ईस्ट, ईस्ट के साथ एक्ट करो। फिर लिंक वेस्ट, जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके साथ लिंक किया जाए, इसके लिए नीति लाई गई और भारत ने अपने चारों तरफ जितने भी देश थे उनसे अच्छे संबंध बनाए। तो ये हो जाता है आपका चौथा पॉइंट। आगे देखें, इसमें आता है कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में भागीदारी और चीन और रूस के साथ एससीओ में भागीदारी भारत ने कायम करी थी, ठीक है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड में हिस्सा बनी, हिस्सेदारी ली, और चीन और रूस के साथ एससीओ में भारत ने हिस्सेदारी ली थी। भारत आज स्विंग स्टेट के रूप में काम कर रहा है, जो दुनिया की राजनीति को संतुलित कर सकता है, ठीक है। भारत क्या कर रहा है आज, स्विंग स्टेट के रूप में काम कर रहा है, और क्या कर रहा है, दुनिया में जितने भी देश हैं, राजनीति है, उनको संतुलित कर सकता है। तो ये भारत के बारे में हो गया। फिर आखिरी पॉइंट आता है, या आखिरी मेन पॉइंट आता है, भारत की वैश्विक शक्ति बनने की जो आकांक्षा है, ठीक है। भारत वैश्विक तौर पर एक महाशक्ति बनकर सामने आना चाहता है, ऐसा नहीं है कि कोई देश नहीं चाहता कि हम पीछे रहें बाकी कंट्री से, नहीं, वो एक शक्ति बनकर सामने आना चाहते हैं, तो उसकी एक आकांक्षा है। आज भारत केवल प्रतिक्रिया देने वाला देश नहीं है, बल्कि वह दुनिया को दिशा देने की सोच रखता है, ठीक है। आज ऐसा नहीं है कि भारत केवल प्रतिक्रिया कर रहा है, किसी देश ने कुछ करा उसके खिलाफ, नहीं, भारत आज पूरी दुनिया को दिशा दे सकता है, इस सोच को रखता है। विश्व गुरु बनने की आकांक्षा उसके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। भारत क्या चाहता है कि विश्व गुरु बना जाए, ठीक है। तो ये जो उसकी आकांक्षा है ये उसके आर्थिक मतलब सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित है। भारत G20, ब्रिक्स, एससीओ जैसे मंचों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है और यूएन सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की दावेदारी भी कर रहा है। अगला पॉइंट देखें तो भारत अपनी सॉफ्ट पावर मतलब सांस्कृतिक प्रभाव जैसे योगा, संस्कृति, लोकतंत्र और प्रवासी भारतीयों का भी लाभ ले रहा है, ठीक है। भारत की जो सॉफ्ट पावर है जिसमें योग आ जाता है, ठीक है, संस्कृति आ जाती है, लोकतंत्र आ जाता है, प्रवासी भारतीय आ जाते हैं, तो इन सब का भी भारत लाभ उठा रहा है, ताकि भारत क्या कर सके, एक महाशक्ति के रूप में बनकर सामने आ सके, ठीक है, और पूरे विश्व को क्या दिखा सके, दिशा दिखा सके। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट, 5 पॉइंट हो जाते हैं जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपके जब आंसर लिखेंगे उसके बाद आगे देखते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है निष्कर्ष। आपको निष्कर्ष लिखना है। निष्कर्ष में आप क्या बताएंगे, स्वतंत्रता से अब तक भारत की विदेश नीति आदर्शवादी से यथार्थवादी, फिर आर्थिक व कूटनीतिक व्यवहारिकता की ओर बढ़ी है। आज भारत की नीति आत्मविश्वास, संतुलन
और व्यवहारिक सोच का मिश्रण है। ठीक है, आज की जो भारत की नीति है वो है आत्मविश्वास, संतुलन और व्यवहारिक सोच का एक मिश्रण है। उसका लक्ष्य है रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखना, मतलब रणनीति में खुद की स्वतंत्रता बनाए रखना, राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना, एक न्यायपूर्ण और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था बनाना। ठीक है, वो क्या चाहता है कि एक व्यवस्था बनाई जाए जो कि न्यायपूर्ण हो, नियम आधारित हो, वैश्विक व्यवस्था बनाई जाए, ये हो जाता है। भारत का विश्व गुरु बनने का सपना दर्शाता है कि वह अपनी परंपरा से जुड़े रहकर भी आधुनिक वैश्विक चुनौतियों का नेतृत्व करने को तैयार है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक प्रकार से निष्कर्ष हो जाता है अपने क्वेश्चन का। यहाँ पे अब आई होप आपको जितने भी हमने पॉइंट यहाँ पे बताए वो सारे समझ में आए होंगे। ठीक है, 4 पॉइंट हैं, 4 चरण हैं, 4 चरण के बाद हमारा 5वां पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, भारत की वैश्विक शक्ति बनने की जो आकांक्षा है उसके बारे में। तो ये आपके 5 पॉइंट हो जाते हैं। इतना हो जाता है। फिर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए हम लोग आपको दिखा देते हैं, आप लोग पॉज करके ना इन्हें समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में आप लिखेंगे, इंट्रोडक्शन लिखेंगे सबसे पहले। इंट्रोडक्शन लिखने के बाद आप की फेज ऑफ इंडियाज चेंजिंग फॉरेन पॉलिसी के बारे में लिखेंगे, जिसमें आएगा पहला फेज आ जाएगा, ठीक है, आइडियलिज्म के बारे में, नॉन अलाइनमेंट के बारे में। दूसरा फेज आ जाएगा शिफ्ट ऑफ रियलिज्म के बारे में, शिफ्ट रियलिज्म की तरफ शिफ्ट हो गए। तीसरा फेज आ जाता है इकोनॉमिक रियलिज्म के बारे में। चौथा पॉइंट आ जाता है कंटेम्प्रेरी फेज जो कि करंट टाइम है उसके बारे में। पांचवा पॉइंट आ जाता है इंडियाज ग्लोबल एस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, और आपका ये पॉइंट होने के बाद आपका आ जाता है कंक्लूजन, यहाँ पे आपका निष्कर्ष आ जाता है, ये आप निष्कर्ष लिखेंगे, आपका आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन में पूछा गया 21वीं सदी में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक मूल्यांकन करिए। ठीक है, 21वीं सदी जो कि करंट टाइम चल रहा है, तो इसमें भारत की मतलब जो गुटनिरपेक्षता नीति है, ये गुटनिरपेक्षता आंदोलन जो है उसकी कितनी प्रासंगिकता है, उसका आलोचनात्मक मूल्यांकन आपको करना है। तो सबसे पहले आप बताएंगे गुटनिरपेक्षता के बारे में। मैं सिंपली आपको यहाँ पे बता देता हूँ, गुटनिरपेक्षता भारत की विदेश नीति का एक मुख्य आधार रही है। ठीक है, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था कि भारत किसी भी बड़े गुट जैसे अमेरिका और सोवियत संघ का हिस्सा नहीं बनेगा, अपनी नीति खुद तय करेगा। यह नीति खासतौर पर शीत युद्ध मतलब कोल्ड वॉर के दौरान जो समय था उसमें यूज की गई थी, लेकिन आज भी दुनिया बहुत बदल चुकी है। तब यह सवाल उठता है कि क्या अब भी उतनी ही जरूरी है ये जो नीति है, क्या आज भी उतनी जरूरी है? 21वीं सदी के बदलते अंतर्राष्ट्रीय हालतों में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता को नए नजरिए से समझना जरूरी है। ठीक है, ये हो जाता है आपके गुटनिरपेक्षता के बारे में और आपके क्वेश्चन में जो पूछा गया उसके बारे में। अब हम पॉइंटों की बात करते हैं, तो मेनली हम पॉइंटों को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करेंगे। पहला पॉइंट आता है शीत युद्ध के समय गुटनिरपेक्षता की क्या भूमिका थी। तो दुनिया जो थी वो दो गुटों में बढ़ चुकी थी, अमेरिका और सोवियत संघ। तब भारत जो कि नया स्वतंत्र हुआ देश था, गुटनिरपेक्षता एक सुरक्षित रास्ता था उसके लिए। क्या था? एक गुटनिरपेक्षता जो था ना, एक सुरक्षित रास्ता था कि भाई हम किसी भी गुट में नहीं जाएंगे, ताकि गुट का जो मेन लीडर है, जैसे अमेरिका, अगर हम वेस्टर्न की तरफ जाते हैं तो अमेरिका हमारे ऊपर कब्जा अपना दबाव रखेगा, और हम अगर सोवियत संघ की तरफ जाते हैं तो सोवियत संघ मेरे पास दबाव रखेगा। तो इस चीज से हटकर भारत ने गुटनिरपेक्षता को अपनाया और सुरक्षित रास्ता चुना। इससे भारत को बाहरी दबाव से बचत हुई और अपनी संप्रभुता और विकास पर ध्यान देने का मौका मिला था। ठीक है भाई, बाहर से कोई भी भारत के ऊपर दबाव नहीं देगा, वो अपनी संप्रभुता पे भी ध्यान दे सकता है, बचा सकता है उसे, और विकास पे ध्यान दे सकता है। लेकिन 1991 में शीत युद्ध खत्म होने के बाद दुनिया में अब वह दो गुट नहीं बचे थे, इसीलिए कुछ लोगों का मानते हैं कि गुटनिरपेक्षता की जरूरत खत्म हो चुकी है। ठीक है, 1991 में कोल्ड वॉर जो था वो खत्म हो चुका था, विश्व में केवल एक महाशक्ति जो कि अमेरिका निकलकर सामने आई थी। ठीक है, तो अब एक ही महाशक्ति बची थी, तो क्या हुआ कि कई लोगों को ये लगा कि भाई गुटनिरपेक्षता की ना अब जरूरत नहीं है, तो इस चीज को खत्म कर देना चाहिए, ये होगा। दूसरा पॉइंट आता है नई नीति और आलोचना। शीत युद्ध के बाद भारत ने ज्यादा व्यवहारिक रुख अपनाया। ठीक है, प्रैक्टिकल रुख अपनाया था। 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद भारत अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के करीब आ गया। ठीक है, 1991 में भारत ने कई सारी चीजें अपनाई, उदारीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण और निजीकरण, ये चीजें अपनाई थी। तो इससे क्या हुआ, भारत अमेरिका और जो अन्य पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज थी उनके करीब आ चुका था, उनसे अपना व्यापारिक जो सेक्टर है उसको बढ़ा रहा था। भारत ने क्वाड जैसे समूह में हिस्सा लिया और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का समर्थन किया था। ठीक है, क्वाड में भारत ने हिस्सा लिया और आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका का पूरी तरह से समर्थन किया था। इस वजह से कुछ आलोचक कहते हैं कि भारत अब गुटनिरपेक्ष नहीं रहा, वह और यह विचार अब सिर्फ एक पुरानी सोच बनकर रह गया। ठीक है, कई लोग ये कहते हैं कि भाई जो गुटनिरपेक्ष है ना, भारत अब गुटनिरपेक्षता का हिस्सा नहीं है, तो ठीक है, वो अब स्वतंत्र हो चुका है। और दूसरा, ये जो सोच है या गुटनिरपेक्षता की जो अवधारणा है अब ये खत्म हो चुकी है, पुरानी सोच हो चुकी है, इसे हटा देना चाहिए, इस प्रकार के लोगों का मानना है। तीसरा पॉइंट आता है सामरिक स्वतंत्रता अब भी जरूरी। गुटनिरपेक्षता का सबसे अहम हिस्सा सामरिक स्वतंत्रता, यानी भारत अपने हितों के अनुसार फैसला खुद ले। ठीक है, गुटनिरपेक्षता का जो अहम हिस्सा है वो क्या है? सामरिक स्वतंत्रता है। मतलब भारत पूरी तरह से स्वतंत्र है कोई भी फैसला लेने के लिए।
ठीक है, अपने हितों के लिए भारत कोई भी फैसला ले सकता है, तो इस चीज के लिए भारत क्या है, स्वतंत्र है। आज भी भारत यही कर रहा है। जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध में भारत ने किसी भी एक पक्ष का समर्थन नहीं किया। भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार रूस और पश्चिमी देशों के साथ संबंध बनाए रखे। इससे साफ होता है कि भारत आज भी स्वतंत्र नीति पर चल रहा है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि भाई भारत अपने हितों को देख रहा है। भारत किसी एक देश से आप कह सकते हैं कि भाई अपने संबंध जो है खराब नहीं करेगा किसी अन्य देश के लिए। ठीक है, तो भारत सभी देशों से अच्छे संबंध बना के रखे हुए है। उनसे भाई व्यापार भी कर रहा है, उनसे हर प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और अच्छे संबंध बना रहा है, तो ये भारत इस चीज पे ध्यान दे रहा है। चौथा आता है एनएएम। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आज भी महत्व है। तो एनएएम आज भी जो है 120 से अधिक है जो विकासशील देश है उनको एक मंच देता है, जहां पे वे जलवायु परिवर्तन, गरीबी, वैश्विक असमानता जैसे जो मुद्दे हैं इनके ऊपर बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट मतलब गुट निरपेक्ष आंदोलन आज 120 से ज्यादा देशों को एक मंच देता है। ठीक है, एक स्टेज देता है जहां पे वो देश आकर बैठकर बात कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें जलवायु परिवर्तन, गरीबी, वैश्विक असमानता जैसे जो मुद्दे हैं उन पर बात कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें अन्य किसी देश के द्वारा उन चीजों को सुना नहीं जा रहा है, इसीलिए वो आपस में आके उस चीज के ऊपर बात करते हैं। ये मंच छोटे और कमजोर देशों को वैश्विक ताकतों के बीच संतुलन बनाने में मदद करता है। ठीक है, ये जो गुट एनएएम जो मंच है या गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो मंच है, ये छोटे छोटे देशों को ना हेल्प करता है ताकि वो अन्य जो बड़ी पावर्स हैं, ठीक है, संतुलन बना सके उनके लिए। ये हो जाता है पांच चार पॉइंट। पांचवा पॉइंट आता है बहु सुरक्षण मतलब मल्टी मल्टी अलाइनमेंट, गुट निरपेक्षता का नया। आज भारत गुट निरपेक्षता को एक नई तरीके से अपना रहा है। खुद गुटनिरपेक्षता, ये जिसे खुद गुटनिरपेक्षता 2.0 या बहुसुरक्षण कहा जाता है। इसका मतलब है कि भारत सभी देशों से उन्हीं मुद्दों से जुड़ता है जो उसके हितों में हो। ठीक है, आज भारत क्या करता है, आज भारत हर एक उस देश से जुड़ा है जिससे भारत का हित जुड़ा है, या उनसे कोई मुद्दा है जो कि भारत के हित में है। ठीक है, इस चीज से भारत जुड़ा हुआ है। जैसे कि क्वाड की अगर हम बात करें, जिसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया आता है, और एससीओ है जिसमें चीन और रूस आता है, इनसे इसलिए जुड़ा हुआ है ताकि भारत के जो अपने हित है ना वो पूरे हो सके, जिससे भारत को एक स्विंग स्टेट की भूमिका मिलती है, यानी एक ऐसा देश दुनिया की राजनीतिक संतुलन बनाने बनाने सकता है, एक ऐसा देश के रूप में भारत आता है। ठीक है, ये हो जाता है। निष्कर्ष की बात करें तो गुटनिरपेक्षता का मूल रूप अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उसका मूल तत्व जो है स्वतंत्र नीति और सामरिक सजगता आज भी बहुत जरूरी है। भारत आज किसी एक गुट से ना जुड़कर सभी देशों से ज्यादा फायदे के अनुसार जुड़ रहा है। ठीक है, भारत आज किसी एक गुट से नहीं जुड़ा। जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत के शुरुआत में सोवियत संघ से अच्छे से रिश्ते थे, उसके बाद रूस से अच्छे रिश्ते हुए, तो क्या भारत आज पूरी तरह से रूस के साथ जुड़ा हुआ है? नहीं, भारत अमेरिका के साथ भी है, ऑस्ट्रेलिया के साथ भी है, कहीं ना कहीं चीन के साथ भी है। तो भारत ने सबसे अपने अच्छे संबंध बना के रखे हुए। एनएएम भी अभी भी विकासशील देशों के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है, इसलिए कहा जाता है कि गुटनिरपेक्षता आज भी भारतीय विदेश नीति का एक मजबूत प्रासंगिक हिस्सा है। ठीक है, सिंपल सी बात है। इस क्वेश्चन के आंसर से ये पता चलता है कि गुटनिरपेक्षता आज भी जरूरी है उन देशों के लिए जो कि विकासशील है, और भारत के लिए क्योंकि भारत स्वतंत्र रूप से अपने हितों के लिए निर्णय ले रहा है। ठीक है, ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 2। इंट्रोडक्शन, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के लिए इंट्रोडक्शन हो जाता है, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला आ जाता है रोल ऑफ नॉन नॉन अलाइनमेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर, ये हो जाता है। ठीक है, दूसरा आ जाता है पॉलिसी शिफ्ट एंड क्रिटिसिज्म आ जाता है। तीसरा आ जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी इज स्टिल इंपॉर्टेंट, ये हो जाता है आपका तीसरा पॉइंट। चौथा आ जाता है एनएएम स्टिल मैटर टुडे, और पांचवा पॉइंट आ जाता है मल्टी अलाइनमेंट अ मॉडर्न फॉर्म ऑफ नॉन अलाइनमेंट। ठीक है, ये हो जाता है। और आपका छठे में आ जाता है मतलब कंक्लूजन आ जाता है अंत में। ये कंक्लूजन भी जरूरी है, आप इसे पढ़िए, इसी प्रकार से कंक्लूजन आप अपना एग्जाम में बना के लिखिएगा। ठीक है, ये हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें 9/11 के उपरांत, मतलब अमेरिका में एक 9/11 का आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसके उपरांत भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के संबंध में सहयोग और संघर्ष के ऊपर आपको क्या करना है, परीक्षण करना है। ये हो जाता है। अब बात करते हैं उत्तर में आप क्या लिखेंगे, तो शीत युद्ध के समय भारत और अमेरिका के बीच में जो संबंध थे बहुत मध्यम थे। ठीक है, मतलब संबंध जो थे वो कुछ खास अच्छे थे नहीं, क्योंकि भारत का तो सोवियत संघ के साथ अच्छा चल रहा था, तो भारत अमेरिका से दूर हो चुका था। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और अमेरिका की पाकिस्तान को दी गई मदद ने दोनों को दूर रखा। ठीक है, भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया तो वो अमेरिका से किसी भी प्रकार से नहीं जुड़ा था। ठीक है, मतलब उसके गुट में नहीं गया। और पाकिस्तान, अमेरिका क्या कर रहा था, पाकिस्तान जो कि भारत का पड़ोसी देश है उसको मदद कर रहा था, फाइनेंशियली भी, मिलिट्री पावर भी प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव था वो और ज्यादा बढ़ गया था और थोड़े दूर हो गए थे। लेकिन 1991 में आर्थिक सुधारों के बाद रिश्ते में धीरे धीरे बदलाव आया। फिर
11 सितंबर 2001 को अमेरिका में हुए आतंकवादी हमला, जिसे 9/11 भी कहा जाता है, एक ऐसा मोड़ बना जिसने भारत और अमेरिका को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, देखिए, भारत जो था पाकिस्तान के द्वारा किए गए आतंकवादी हमलों को हमेशा से झेल रहा था, ठीक है, लंबे टाइम से। फिर अमेरिका में 2001 में 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में एक आतंकवादी हमला हुआ, जो कि अमेरिका के लिए काफी बड़ा और सबसे बड़ा हम कह सकते हैं हमला था। ठीक है, तो अब इस हमले के बाद क्या हुआ? इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दो देश जो कि बहुत बड़े थे, भारत और अमेरिका, आतंकवाद के खिलाफ एक साथ आके खड़े हो गए, क्योंकि उन लोगों ने ऐसी चीजें नहीं देखी थी जो कि हुई थी। ठीक है, तो ये दोनों देश साथ आए कि जी हम मिलकर आतंकवाद को खत्म कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस घटना के बाद दोनों देश के बीच में सहयोग जो था तेजी से बढ़ा। हालांकि कई मुद्दों पर मतभेद भी है, तनाव भी था साथ के साथ, परंतु आतंकवाद के खिलाफ जो है मिलकर उन्होंने काम किया। पॉइंटों की बात करें तो आतंकवाद के खिलाफ साझा सहयोग, 9/11 के बाद भारत ने अमेरिका के आतंकवाद के खिलाफ युद्ध का खुलकर समर्थन किया था। ठीक है, अमेरिका का समर्थन किया था भारत ने पूरी तरह से, कि भाई अगर आप आतंकवाद के खिलाफ काम कर रहे हो ना, तो हम आपके साथ हैं। 9/11 के हमले के बाद भारत पहले ही आतंकवाद से पीड़ित रहा है, इसीलिए इसीलिए उसने बिना शर्त सहयोग पेशकश की। भारत हमेशा से आतंकवाद को फेस कर रहा था, ठीक है, इसीलिए बिना शर्त के कि भाई हम कोई शर्त रखते हैं, भारत ने आतंकवाद के खिलाफ जो था सहयोग करना शुरू किया। अफगानिस्तान में अमरीकी मिशन को भारत ने रसद सहायता दी थी। ठीक है, दोनों देशों ने खुफिया जानकारी साझा की, संयुक्त कार्यदल बनाए और नियमित सैन्य अभ्यास भी शुरू किए। ठीक है, तो दोनों देश अमेरिका और भारत ने भाई जानकारी जो थी, खुफिया जानकारी जरूरी होती है। जब हम कोई मिशन करते हैं तो उसके लिए खुफिया जानकारी आवश्यक होती है, तो दोनों देशों की बड़ी बड़ी एजेंसियों ने जानकारी साझा करी एक दूसरे से। ठीक है, फिर संयुक्त कार्यदल बनाए, मतलब ग्रुप्स बनाए जो कि कोलैब करके दोनों देशों के द्वारा बनाए गए थे, जिसमें क्या हुआ कि भाई मिलिट्री पावर भी है, ठीक है, और सब कुछ है, मैन पावर भी है, तो इस चीज को बनाया गया और नियमित सैन्य अभ्यास भी किए गए। सैन्य अभ्यास का मतलब क्या है? यहाँ पे भाई दोनों ने मिलकर प्रैक्टिस की, ताकि अच्छे से जो मिशन है उसे पूरा किया जा सके, तो ये हो जाता है। दूसरा आता है असैन्य परमाणु समझौता 2000। यह समझौता दोनों देशों के रिश्तों का एक बड़ा मोड़ बना। भारत को परमाणु तकनीकी और ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच मिली, जबकि वह एनपीटी का सदस्य नहीं था। ठीक है, भारत को परमाणु तकनीक और ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच मिली। अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का मतलब परमाणु तकनीक का, और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच का ईंधन का क्या मतलब कि भाई देखिए, भारत ने जब परमाणु टेस्ट किया था ना, तो पूरे विश्व ने उसके ऊपर सैंक्शन लगा दिए थे बहुत बड़े बड़े, कि जी हम आपका सब कुछ रोक देंगे, हम आपको कुछ भी चीज प्रोवाइड नहीं करेंगे जिससे आप इन फ्यूचर या फिर कुछ ही समय में कोई और परमाणु परीक्षण कर सको, और जो न्यूक्लियर पावर है, न्यूक्लियर पावर कंट्री बन सको। इस चीज के लिए वो रोक दिया गया था। तो 2008 में क्या हुआ? 2008 में भारत को परमाणु तकनीक मिली और ईंधन की अंतर्राष्ट्रीय पहुंच मिली, कि भाई आपको ईंधन भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मिल जाएगा। ठीक है, कंट्री जो थी वो प्रोवाइड करने, जबकि भारत क्या था? एनपीटी का सदस्य नहीं था। ठीक है, इससे क्या हुआ? भारत की ऊर्जा जरूरतों की पूरी करने में मदद मिली और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी छवि और ज्यादा मजबूत हुई। ठीक है, क्योंकि भाई भारत ने अब परमाणु परीक्षण कर लिया, तो भारत भी एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका है। ठीक है, तो अब भारत क्या कर सकता था? यहाँ पे भाई न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा सकता था और जो ऊर्जा की पूर्ति है उसे कर सकता था। ठीक है, तो इस चीज के लिए उसने काम किया, ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है रक्षा और रणनीति सहयोग। अमेरिका भारत को हथियार बेचने वाला बड़ा साझेदार बना। ठीक है, अमेरिका भारत को हथियार बेचने वाला एक बहुत बड़ा साझेदार बना। भारत ने अमेरिका से कई आधुनिक विमान खरीदे, जिसमें C-130, C-17 और आई P-8I जो थे, वो ये विमान खरीदे थे। ठीक है, जो कि आधुनिक थे। मालाबार जैसे संयुक्त सैन्य अभ्यास भी हुए। मालाबार जैसे जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं, ठीक है, सैन्य अभ्यास का मतलब कि दोनों देशों की जो मिलिट्री है वो आएगी, साथ में अभ्यास करेगी, अपने अपने हुनर दिखाएगी और कितनी पावरफुल है ये चीजें दिखाएंगी। दोनों देशों ने LEMOA और कॉमकासा जैसे जो समझौते हैं इन पे हस्ताक्षर किए, जिससे सैन्य जानकारी और संसाधनों का आदान प्रदान आसान हुआ, कि भाई हमारे पास जो सैन्य जानकारी है हम एक दूसरे से शेयर करेंगे। ठीक है, और संसाधन जो है हमारे पास, जो भाई रिसोर्सेस हैं, चाहे भाई वो इंफॉर्मेशन हो या फिर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी हो, इस चीज को हम लेन देन करेंगे। ठीक है, ये साझेदारी खासकर चीन की बढ़ती ताकत को संतुलित करने के लिए की गई थी, क्योंकि उस समय चीन जो था ना वो बढ़ रहा था, तो चीन की पावर को लिमिटेड किया जा सके, रोका जा सके, इसलिए ये साझेदारी की गई थी अमेरिका और भारत के द्वारा, ताकि चीन को रोका जा सके, तो ये हो जाता है। ठीक है, चौथा पॉइंट आता है व्यापार और आर्थिक संबंध की बात करें तो 9/11 के बाद दोनों देशों में व्यापार जो था तेजी से बढ़ा था। अमेरिका भारत की आईटी सेवाओं का एक बड़ा ग्राहक बना और भारत में कई अमेरिकी कंपनियों में निवेश किया। ठीक है, भारत में कई अमेरिकी कंपनियों ने भी निवेश किया था। भारत क्या बना था? आईटी सेवाओं को बड़ा ग्राहक बना था। सॉरी,
अमेरिका जो था ना वो भारत की आईटी सेवाएं, भाई आईटी सेवाओं का मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी बन रही है, ठीक है, तो इसी टेक्नोलॉजी को अमेरिका में भी ले जाया जा रहा है, वहाँ पे इसका यूज करके चीजें आगे बढ़ाई जा रही है, काम किया जा रहा है, ठीक है, तो इसका एक बड़ा ग्राहक बना। दूसरा, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी ना वो भारत में कंपनियों में निवेश कर रही है। शिक्षा, तकनीक और स्वास्थ्य के क्षेत्र में दोनों ने साझेदारी बढ़ाई। अमेरिका में रहने वाले भारतीयों ने भी इस संबंध में मजबूत करने में अपना योगदान दिया, ठीक है। अब किस प्रकार से, देखिए अमेरिका में रहने वाले जो भारतीय हैं, आपको पता होगा कि अमेरिका में जितनी बड़ी कंपनियां हैं ना, जितनी टैक्स से रिलेटेड या कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उनके मोस्ट ऑफ द टाइम हम कह सकते हैं कि जो सीईओस हैं वो भारतीय ही होते हैं, ठीक है। जैसे गूगल हो गए और भी कई सारी कंपनियां हो गई, तो हम उनकी बात करें तो क्या है कि मेनली भारत के जो बहुत बड़े बड़े आईटी प्रोफेशनल्स हैं वो वहां जाके उन कंपनियों में काम कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि भाई इन लोगों ने अच्छा रोल प्ले किया, मजबूत योगदान दिया है, ठीक है, अच्छे संबंध को बनाने में। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट। अब देखते हैं पांचवा पॉइंट आता है मतभेद पाकिस्तान, ईरान और रूस के बारे में। तो पाकिस्तान को मिली अमेरिकी मदद भारत के लिए हमेशा चिंता का विषय रही है, ठीक है। पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा जो मदद दी गई ना, उससे भारत हमेशा चिंता में ही रहा है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण भारत को वहां से तेल का आयात घटाना पड़ा, जबकि ईरान भारत का रणनीतिक साझेदार है। इस चीज को समझिए कि अमेरिका ने क्या करा, ईरान के ऊपर प्रतिबंध सैंक्शंस लगा दिए थे, ठीक है। तो अब इन सैंक्शंस के कारण क्या हुआ कि भाई भारत जो कि ईरान से तेल इंपोर्ट कराता था, उस इंपोर्ट की जो वैल्यू थी उसको कम करना पड़ा, ठीक है। कि भाई हो सकता है कि पहले बहुत ज्यादा मंगाता हो, पर अब सैंक्शन लगने के बाद तो कम मंगाना पड़ेगा, तो फिर उसको घटाना पड़ा। जबकि ईरान भारत का जो है वो रणनीतिक साझेदार है, परंतु क्या करें, अब सैंक्शन लगे हैं तो उस हिसाब से चीजें करनी पड़ेंगी, तो ये हो जाता है। रूस से भारत के सैन्य संबंध, खासकर S-400 मिसाइल सौदे को लेकर अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी, जिससे तनाव और बढ़ा। देखिए भारत ने जब रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो खरीदा, ठीक है, तो अमेरिका ने धमकी दी कि भाई हम प्रतिबंध लगा देंगे, हम सैंक्शंस लगा देंगे भारत के ऊपर, ठीक है, रूस के ऊपर भी। तो इससे क्या हुआ, तनाव बढ़ा, परंतु फिर भी भारत तो अपने हितों के लिए काम कर रहा है। भारत को S-400 मिलिट्री जो मिसाइल सिस्टम था वो चाहिए था, तो भाई भारत ने उसके साथ क्या करा, सौदा करा और उस मिसाइल सिस्टम को लिया, जो कि अभी आप कह सकते हैं कि करंट टाइम में शायद यूज में आया है, ठीक है, न्यूज में आया है कि दिखाया गया कि S-400 को यूज किया गया। तो वो है कि सौदा तो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो अपने हितों को देख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो मतभेद थे ना वो और ज्यादा बढ़े, तनाव और ज्यादा बढ़ा। छठा पॉइंट आता है व्यापार और वीजा की विवाद की बात करें तो व्यापार के कई मुद्दों पर भारत और अमेरिका के बीच में WTO में विवाद हो चुका है, ठीक है। मतलब व्यापार से रिलेटेड कई मुद्दे हैं जिन पर भारत और अमेरिका के बीच में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में विवाद हो चुका है। H-1B वीजा नियम को सख्त करने से भारतीय आईटी कंपनियों कर्मचारियों के ऊपर भी असर पड़ा, ठीक है। H-1 वीजा जो है, बी वीजा, उसके जो नियम थे ना उनको कड़क कर दिया गया। अब उसके कारण क्या हुआ कि भारतीय आईटी कंपनियां और जो कर्मचारी थे ना उनके ऊपर असर पड़ रहा था कि भाई हो सकता है भारतीय आईटी कंपनी जो कि अमेरिका में शिफ्ट होना चाहती है या वहां जाके काम करना चाहती है, उनके लिए नियम लगा दिए गए थे। तो इस चीज से क्या हुआ, जो तनाव था वो बढ़ा। इससे दोनों देशों के बीच में आर्थिक स्थिति में कुछ तनाव था वो देखने को मिलता है, ठीक है। ये हो जाता है आपके 6 पॉइंट। अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो 9/11 के बाद भारत और अमेरिका के जो रिश्ते थे उसमें काफी बड़ा बदलाव आया। दोनों अब सिर्फ औपचारिक मित्र नहीं है, बल्कि रणनीतिक और बहुस्तरीय साझेदार है। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई, परमाणु सहयोग, रक्षा, व्यापार के क्षेत्र में उनके जो रिश्ते थे वो मजबूत हुए थे। हालांकि पाकिस्तान, ईरान, रूस और वीजा जैसे जो मुद्दे हैं, इनका इनको लेकर भाई दोनों अमेरिका और भारत के बीच में मतभेद रहे हैं। फिर भी दोनों देश इन असहमतियों के बिंदुओं को साझे जो समझदारी से सुलझाते हैं, ठीक है, संभालते हैं। इसका मतलब कि भाई दोनों देशों को पता तो है कि जी हमें काम तो एक दूसरे के साथ मिलकर ही करना पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत बड़े देश है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि हम लड़ाई करके बैठ जाएंगे बच्चों की तरह, नहीं। दोनों देश जानते हैं कि मतभेद तो होंगे, फिर भी हमें एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं बिजनेस करना है, व्यापार करना है, एक दूसरे के साथ जुड़े रहना है। तो दोनों देश क्या करते हैं, समझदारी से इन मुद्दों को संभालते हैं। आज भारत अमेरिकी संबंध मजबूत, संतुलित और वैश्विक राजनीति में एक बहुत जरूरी बन चुका है, ठीक है। भारत और अमेरिका के जो संबंध है ना वो आज मजबूत है, संतुलित है और वैश्विक राजनीति में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं और काफी जरूरी भी बन गए हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन आंसर की। अगर हम बात करें इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। दूसरा आपका आ जाता है फाइटिंग, टेररिज्म के खिलाफ फाइटिंग के बारे में आ जाता है। फिर न्यूक्लियर डील आ जाती है, सिविल न्यूक्लियर डील आ जाती है। डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक कॉर्पोरेशन आ जाता है। फिर ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में आ जाता है, ठीक है। और फिर डिफेंसेस, पाकिस्तान, ईरान और रशिया डिफेंसेस जो है, पाकिस्तान, ईरान और रशिया के बारे में वो आ जाते हैं। फिर
ट्रेड एंड वीजा इश्यूज आ जाते हैं। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट। ठीक है, 6 पॉइंट हो जाते हैं। उसके बाद आपका कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में आप बता सकते हो जो कि हमने बताया, हिंदी में हमने आपको एक्सप्लेन किया, आप चाहे तो उसे इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, ये लिखा है, आप इसे भी बिल्कुल ही याद करके जाइए और इसे ही लिखिएगा। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। ये आ जाता है आपका चौथा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आता है आपका, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात भारत रूस संबंधों को प्रभावित करने वाले जो प्रमुख मुद्दे थे उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करना है। ठीक है, सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके बाद उसका जो उत्तराधिकारी देश था वो था रूस। तो सोवियत संघ के विघटन के बाद भारत और रूस के जो संबंध थे उसको प्रभावित करने वाले जो मुद्दे हैं उनके ऊपर बात करनी है। ठीक है, किस प्रकार से आप परिचय में क्या बताएंगे, परिचय में आप बताएंगे शीत युद्ध के दौरान का कुछ टाइम और सोवियत संघ के बारे में। ठीक है, तो शीत युद्ध के समय भारत और सोवियत संघ के बीच में जो गहरे संबंध थे और भरोसेमंद संबंध थे। ठीक है, सोवियत संघ ने कश्मीरी जैसे मुद्दों पर भारत का समर्थन किया था और 1971 की संधि के बाद दोनों देशों के रिश्ते रणनीतिक समझौता साझेदारी में बदल गए। ठीक है, अब क्या हुआ कि कश्मीर का जो मुद्दा था 1947 जब भारत आजाद हुआ तब से ही चल रहा था। ठीक है, तो सोवियत संघ ने कश्मीर के मुद्दे पर भारत का समर्थन किया और 1971 में एक संधि की गई सोवियत संघ और भारत के बीच में। तो ये जो रिश्ता था वो रणनीतिक साझेदारी बन गया था। लेकिन 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया और बाद में रूस की आंतरिक राजनीति और भारत के अमेरिका की ओर बढ़ते झुकाव के कारण इस रिश्ते में थोड़ी और दूरी आई थी। ठीक है, क्या देखने को मिला कि भाई जब सोवियत संघ टूटा और रूस बनकर सामने आया, मतलब रूस सामने आया कि भाई ये उत्तराधिकारी है, सोवियत संघ का सबसे बड़ा देश है। तो उस समय ना रूस काफी सारी फाइनेंशियली और हम कहें कि आंतरिक रूप से राजनीति को फेस कर रहा था। वहीं अमेरिका जो था वो मतलब भारत जो था वो अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था, क्योंकि 1991 में भारत ने कई ऐसी नीतियां अपनाई थी जो कि उसको आर्थिक रूप से विकास करने में हेल्प कर रही थी। तो उन हेल्प कर रही थी इसका मतलब कि वो नीतियों का ज्यादातर आप कह सकते हैं कि काम था वेस्टर्न कंट्रीज से। तो भारत अमेरिका की तरफ बढ़ रहा था। ठीक है, तो दूरियां जो थी ना रूस और भारत के बीच में बढ़ गई थी। फिर भी रक्षा, ऊर्जा और वैश्विक मंचों पर सहयोग ने भारत और रूस के संबंधों को फिर से मजबूत किया और ये विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी बन गया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका परिचय। पॉइंटों की बात करते हैं तो पहला पॉइंट आता है शुरुआती असमंजस और मतभेद। यूएसएसआर के टूटने के बाद भारत और रूस के जो संबंध थे वो कमजोर पड़ने लगे थे। रूस अंदरूनी संकट में था और भारत अमेरिका के साथ नजदीक हो रहा था। रूस पाकिस्तान से रिश्ता बनाने की कोशिश कर रहा था जिससे भारत चिंतित में था। ठीक है, तो क्या था कि यूएसएसआर के टूटने के बाद भारत और रूस के बीच में जो संबंध थे वो काफी कमजोर हो चुके थे, क्योंकि भारत एक तरफ अमेरिका की तरफ जा रहा था। ठीक है, क्योंकि भारत को अपना आर्थिक विकास करना था, रूस पाकिस्तान के साथ जुड़ना चाहता था। ठीक है, जिससे भारत को चिंता हो रही थी, क्योंकि अगर रूस पाकिस्तान को फाइनेंशियली या मिलिट्री पावर प्रोवाइड करता है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान उस चीज का प्रयोग भारत के खिलाफ करेगा। ठीक है, तो इस चीज से चिंता बढ़ रही थी। दक्षिण एशिया को परमाणु मुक्त बनाने का रूस का प्रस्ताव भारत के हित के खिलाफ था। ठीक है, दक्षिण एशिया मतलब पूरे के पूरे दक्षिण एशिया में कोई भी ऐसा देश नहीं होगा जिसके पास परमाणु पावर हो। इस चीज के ऊपर एक आप कह सकते हैं कि प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, रूस ने उस प्रस्ताव का क्या करा था, मुक्त मतलब आप कह सकते हैं कि हाँ भरी थी कि जी इस प्रकार की चीजें होनी चाहिए, पूरा दक्षिण एशिया में कोई भी परमाणु शक्ति संपन्न देश नहीं होना चाहिए। इस चीज का प्रस्ताव पे रूस ने हाँ भरी और भारत के हित के खिलाफ ये चीज थी। ठीक है, क्रेजोनिक ईंधन तकनीकी का समझौता टूटने से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों को नुकसान हुआ था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि भाई क्रेयोनिक जो इंजन था उससे तकनीक का समझौता टूटा, जो भाई डील हुई थी वो डील टूट गई। तो जिससे क्या हुआ, भारत के जो अंतरिक्ष कार्यक्रम चल रहे थे उनको भी काफी नुकसान पहुंचा। फिर रुपया रूबल व्यापार पर विवाद हुआ। 1991-92 में व्यापार लगभग रुक गया और विवाद 1993 में सुलझा। ठीक है, जब सोवियत संघ था तब भारत और रूस के बीच में मतलब सोवियत संघ के बीच में जो था व्यापार हो रहा था। ठीक है, रुपया रूबल का व्यापार हो रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब 1991 में सोवियत संघ टूटा तो उस समय ना एक होता है ना जैसे डॉलर का, एक डॉलर इतने रुपयों के बराबर होता है, तो इस प्रकार की चीज रूबल के लिए भी थी कि एक रूबल इतने रुपयों के बराबर होगा। तो इस प्रकार का जो अमाउंट को लेकर विवाद था। ठीक है, तो वो विवाद 1991 से 92 तक चला, उसमें पूरी तरह से व्यापार रुक गया था, परंतु 1993 में ये पूरी तरह से सुलझा दिया गया था। ठीक है, ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा आता है सही रक्षा सहयोग से रिश्ते की मजबूती। मुश्किल समय के बाद रक्षा सहयोग ने रिश्तों को फिर मजबूत किया। भारत की सेना का लगभग 70% जो साजो सामान है वो रूस से आता है, रूस के द्वारा टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाता है। 2000 में मतलब वर्ष 2000 में पुतिन के आने के बाद रणनीतिक साझेदारी बनी, जिससे 2010 में विशेष दर्जा मिला था। ठीक है, 2000 में पुतिन सत्ता में आया, उसके बाद रणनीतिक साझेदारी बनी थी दोनों देशों के बीच में और 2010 में विशेष दर्जा मिला था। प्रमुख सौदा जो था वो S-400 मिसाइल का था, क्रोमोवो हेलीकॉप्टर का था। ठीक है, और संयुक्त निर्माण और युद्धपथ शामिल था। तो जो प्रमुख सौदा था उसमें हम कह सकते हैं कि भाई S-400 मिसाइल सिस्टम को लिया गया था रूस रूस से। फिर
एस्कामोव हेलीकॉप्टर को भी लिया गया था, ठीक है, और इसके ऊपर संयुक्त निर्माण मतलब मिलकर दोनों देश निर्माण करेंगे, इस चीज के ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो ये हो जाते हैं पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है असैन्य परमाणु ऊर्जा में सहयोग। रूस ने भारत में परमाणु संयंत्र बनाने और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में मदद दी थी, ठीक है। 1998 में परमाणु परीक्षण के बावजूद रूस ने भारत पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। पूर्व मैंने आपको बताया 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण करा और वो सही प्रकार से हुआ, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। तो उस समय क्या था कि विश्व के जितने भी परमाणु शक्ति संपन्न देश थे एक्सेप्ट रूस, ठीक है, रूस को छोड़कर जितने भी थे उन सब ने भारत के ऊपर सेंक्शन लगा दिया, किसी ने कुछ रोक दिया था अपनी तरफ से, किसी ने कुछ रोक दिया था अपनी तरफ से, ये सारी चीजें। परंतु 1998 में जब ये हुआ तो रूस ने भारत के ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, जो भी व्यापार चल रहा था वो खुले तौर पर चल रहा था बिना किसी रोक टोक के। तो ये हो जाता है। फिर कुंडलकुलम में 1000 मेगावाट के रिएक्टर बनाए और भविष्य में भी संयंत्र की योजना है। रूस ने एनएसजी में भारत की सदस्यता का समर्थन किया और यूरेनियम की उपलब्ध भी कराया था, ठीक है। रूस ने क्या करा था, एनएसजी में भारत की जो सदस्यता है उसका समर्थन किया कि भाई भारत को सदस्यता मिलनी चाहिए। दूसरा, यूरेनियम जो कि भाई आप कह सकते हैं कि न्यूक्लियर पावर में यूज किया जाता है, तो उस चीज को भी उपलब्धता कराया था, उसे उपलब्ध कराया था। ये हो जाता है आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है वैश्विक मंचों पर सहयोग। दोनों देश बहुध्रुवीय मल्टीपोलर विश्व का समर्थन करते हैं, ठीक है। मल्टीपोलर का मतलब कि विश्व में कोई एक पावर नहीं होगी, कई सारे देश होंगे, उनके पास पावर होगी, तो संतुलन बना रहेगा। रूस के नेता प्रिमाकोव ने भारत रूस चीन त्रिकोण का विचार दिया था, ठीक है। रूस के एक नेता थे प्रिमाकोव, उन्होंने क्या कहा था, भारत रूस और चीन का एक त्रिकोण का विचार दिया था, जिसमें भारत रूस और चीन साथ में आएंगे और अमेरिका की तरफ आप कह सकते हैं कि जो अमेरिका पावर बन रहा था उसको रोकेंगे, ठीक है। तो इस चीज का त्रिकोण का विचार लाया गया था, परंतु भारत और चीन के बीच में जो अच्छे संबंध नहीं थे तो ये विचार कुछ काम में नहीं आया था, ठीक है। रूस ने भारत को एससीओ का पूर्ण सदस्य बनाने में मदद करी। ब्रिक्स जैसे मंचों पर दोनों देश मिलकर पश्चिमी देशों के दबाव को संतुलित करते हैं, ठीक है। भारत और रूस मिलकर ब्रिक्स में आप कह सकते हैं कि है साथ में। तो जिससे क्या होता है कि पश्चिमी देशों का जो दबाव बढ़ रहा है ना उसको संतुलित करने का काम करते हैं। पांचवा पॉइंट आता है नए मतभेद और चीन का असर। इसमें क्या है, रूस और चीन की नजदीकी भारत के लिए चिंता का एक कारण रही है। रूस OBOR मतलब वन बेल्ट वन रोड का समर्थन कर रहा था जो भारत के हितों के खिलाफ था, ठीक है। अमेरिका मतलब चीन के द्वारा एक नीति लाई गई थी जिसका नाम था वन बेल्ट वन रोड, ठीक है। तो ये एक रोड बनाने के प्रोसेस था जिसमें क्या हो रहा था कि भारत का जो एरिया है उसके होते हुए रोड जा रहा था, वो रोड ना कहीं भारत की सुरक्षा व्यवस्था को हानि पहुंचा रहा था, इसीलिए वो भारत के हित में नहीं था। परंतु रूस इस चीज का क्या कर रहा था, समर्थन कर रहा था। अब रूस पाकिस्तान से भी सैन्य अभ्यास कर रहा है जिससे भारत असहज है, ठीक है। रूस पाकिस्तान के साथ भी सैन्य अभ्यास कर रहा है जिससे भारत जो है असहज है, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है भाई, पाकिस्तान एक आप कह सकते हैं कि टेररिज्म पाकिस्तान के द्वारा टेररिज्म किया जाता है जो कि भारत में आके लोग फेस करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, तो रूस उसके साथ कर रहा है जिससे भारत थोड़ा परेशान है। भारत की अमेरिका और क्वाड समूह के साथ बढ़ती नजदीकी से रूस चिंता में होता है, ठीक है। भारत अमेरिका रक्षा समझौता ने भारत संबंधों को भी नई चुनौतियों लाता है, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि भाई हर एक देश अपने हितों के लिए काम करता है, तो यहाँ पे भारत भी वही कर रहा है। भारत को जिस देश के साथ अपने अच्छे हित लगते हैं उस देश के साथ वो खड़ा रहता है, उस देश के साथ वो समझौता करता है, ठीक है। किसी के साथ ऐसा नहीं है कि भाई रिश्तेदारी वाला सीन है, नहीं कोई रिश्तेदारी वाला सीन नहीं है, ठीक है। अब हम लोग या भारत कहें तो वो अपने हितों को देखकर काम करता है, ना कि आप कह सकते हैं कि बस सोच समझ वो करके, ठीक है, क्योंकि हित देखना ज्यादा जरूरी है। निष्कर्ष आ जाते हैं, निष्कर्ष की बात करें तो सोवियत संघ के टूटने के बाद भारत रूस संबंधों में कई उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं। शुरुआत में मतभेद और अविश्वास था, लेकिन रक्षा ऊर्जा और वैश्विक मंचों पर सहयोग ने इस रिश्ते को फिर से मजबूत किया था। आज दोनों देश एक विशेषाधिकार प्राप्त राजनीतिक साझेदारी से बने हैं, लेकिन चीन और अमेरिका जैसे बाहरी कारक नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं। चीन जो है और अमेरिका जो है वो बाहरी कारण है जो कि नई चुनौतियां फेस कर रहे हैं, मतलब पेश कर रहे हैं, ठीक है। नई चुनौतियां हमारे आगे ला के रख रहे हैं। इससे रिश्ते में आगे मजबूती बनाने रखने के लिए भारत और रूस के आपसी समझौते और विश्वास से मिलकर काम करना होगा, ठीक है। अगर रिश्ते को अच्छे से बना के रखना है तो इन फ्यूचर भाई आपस में विश्वास रखना होगा, साथ के साथ समझ और विश्वास से ये चीजें करनी होंगी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन आंसर की बात करें तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन आ जाता है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हो जाता है, फिर पहला पॉइंट आ जाता है अर्लियर कंफ्यूजन एंड डिसएग्रीमेंट्स हो जाते हैं। दूसरा आ जाता है डिफेंस कॉर्पोरेशन एंड रिवल्ट ट्रस्ट। तीसरा आ जाता है सिविल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन। चौथा आ जाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म कॉर्पोरेशन। पांचवा है आपका न्यू डिफरेंसेस एंड चाइना फैक्टर आ जाता है। फिर आ जाता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। कंक्लूजन लिखना आपके लिए जरूरी है, ये आपका कंक्लूजन हो जाता है। तो ये हो जाता है आपके चार क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आता है सहयोग संघर्ष की अवधारणा
में भारत चीन के संबंध का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। सहयोग और संघर्ष की जो अवधारणा है, उसके ध्यान रखते हुए भारत और चीन के जो संबंध है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बताना है, तो हम इस चीज़ को कवर करते हैं। उत्तर परिचय में आप क्या लिखेंगे? भारत और चीन दोनों ही दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं और तेजी से बढ़ती शक्तियाँ वाले देश हैं। इनका आपसी रिश्ता अभी सहयोग तो काफ़ी, कभी संघर्ष की स्थिति में रहा है, ठीक है? जो भारत और चीन का रिश्ता है ना, वो कभी सहयोग के टाइम कभी सहयोग करता है, कभी उसमें संघर्ष आता था, तो ये देखने को मिलता है। 1950 के दशक में हिंदी-चीनी भाई-भाई का नारा लाया गया था, लेकिन 1996 टूट गया। मतलब 1962 में एक युद्ध हो गया था भारत और चीन के बीच में, जिससे रिश्ते में जो विश्वास था, वो दीवार टूट गई और अविश्वास की दीवार खड़ी हो गई थी, ठीक है? जो विश्वास करते थे एक-दूसरे पर, वो विश्वास पूरी तरह से टूट गया था, ठीक है? आज भारत और चीन के संबंधों में एक और व्यापार और वैश्विक मंच पर साझेदारी है, वहीं दूसरी ओर सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा है, ठीक है? भारत चीन के साथ अच्छा खासा व्यापार करता है, ठीक है? साथ के साथ वैश्विक मंच पर दोनों देश सामने आमने-सामने हैं। वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो भारत सीमा विवाद फेस कर रहा है चीन की तरफ से, ठीक है? अरुणाचल जैसे क्षेत्रों में जो है वो सीमा विवाद चल रहा है। यह संबंध हमें बताता है कि दोनों देशों के बीच सहयोग कितना है और संघर्ष कितना है, ठीक है? ये हमें बताता है। पहला पॉइंट आता है सीमा विवाद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें तो भारत, चीन के बीच सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीमा विवाद। चीन अरुणाचल प्रदेश का दक्षिणी तिब्बत कहकर दावा करता है और एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को स्पष्ट नहीं करता, ठीक है? चीन जो है वो अरुणाचल प्रदेश को अपना क्षेत्र बताता है, दक्षिणी तिब्बत बताता है, उसका दावा करता है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल मतलब एलएसी जो कि होना चाहिए फिक्स पता होना चाहिए, उसको पूरी तरह से स्पष्ट नहीं करता कि जी भई ये एक लाइन है, इसके इस तरफ का हमारा हिस्सा है, इसके दूसरी तरफ का आपका हिस्सा है, ये कन्फर्म नहीं करता, ठीक है? तो ये एक सीमा विवाद के तौर पे है। फिर चीन की घुसपैठ जैसे देश देप्शांग जो कि 2013 में हुआ था, डोकलाम जो कि 2017 में हुआ था और गलवान वैली जो है 2020 में हुआ था, ये हालत और खराब की कर देती है, ठीक है? चीन के द्वारा की गई घुसपैठ जो है, वो जो अच्छे हमारे संबंध हैं, उनको और ज़्यादा खराब कर देती है। खासकर गलवान घाटी की झड़प 35 साल में पहली बार जाने जान लेने वाली जो है, वो एक प्रकार से कह सकते हैं कि झड़प हुई है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सैनिकों ने लड़ाई करी थी। ठीक है? तो ये देखने को मिल जाता है। दूसरा आता है तिब्बत का मुद्दा, तिब्बत इश्यू आता है 1959 1959 में तिब्बत से दलाई लामा भारत आ गए और निर्वासन में सरकार बनाई, ठीक है? अब उन्होंने क्या करा 1959 में 1959 में तिब्बत से दलाई लामा जो थे वो भारत आ गए और यहाँ पे आके बस गए और निर्वासन में उन्होंने फिर अपनी सरकार बनाई। चीन उन्हें अलगाववादी मानता है और भारत द्वारा उन्हें शरण देने से नाराज़ है, ठीक है? चीन जो है दलाई लामा को क्या मानता है? अलगाववादी मानता है कि भई उन्होंने अलगाव करा था हमारे यहाँ तो उसे अलगाववादी माना जाता है और भारत ने भई दलाई लामा को अपने यहाँ पे रहने की जगह दी, ठीक है? तो इस चीज़ से चीन क्या है? नाराज़ है। भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना है। भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना है, लेकिन दलाई लामा की मौजूदगी से चीन को शक रहता है। ठीक है? एक प्रकार से हम ये कहें कि भारत ने क्या माना है कि तिब्बत जो है वो चीन का एक हिस्सा है, लेकिन दलाई लामा जो है उसकी मौजूदगी भारत में है, तो उससे शक रहता है। यह मुद्दा संबंधों के भावनात्मक दूरी पैदा करता है। ये जो मुद्दा है ना, ये संबंधों में भई भावनात्मक दूरी पैदा करता है, ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है आर्थिक रिश्ते, इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करें, दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ रहा है, लेकिन भारत को बड़ा घाटा होता है। सस्ते चीनी सामान से भारत के छोटे उद्योग प्रभावित होते हैं, ठीक है? चीन क्या करता है भई, काफ़ी लो कॉस्ट पे, काफ़ी कम पैसों में प्रोडक्शन करता है, ठीक है? और उससे क्या होता है कि यहाँ के जो भारत के कह सकते हैं कि लोग हैं जो उद्योगों के सेक्टर में हैं, ठीक है? उनको घाटा होता है, इस चीज़ से वो प्रभावित होते हैं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के बाद चीन से आयात थोड़ा घटा है। चीन भारत में निवेश करता है, लेकिन भारत के आईटी और फर्मों क्षेत्रों में उसे सीमित पहुँच मिलती है। चीन क्या करता है भारत में जो निवेश है ना मतलब भारत में इन्वेस्टमेंट करता है, लेकिन आईटी सेक्टर में और जो बड़ी-बड़ी फर्म्स हैं, उसमें चीन को केवल एक लिमिटेड अमाउंट तक ही इन्वेस्टमेंट दिया जाता है, ठीक है? मतलब सीमित होता है। यह असंतुलन भारत के लिए चिंता का विषय है। ये हो जाता है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है रणनीतिक प्रतिस्पर्धा और बीआरआई। ठीक है? चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ज़रिए दक्षिण एशिया में गहरी पकड़ बना ली है। वह पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश में बड़े प्रोजेक्ट कर रहा है। सीपीसीई प्रोजेक्ट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से गुजरता है, जिससे भारत अपनी संप्रभुता पर हमला मानता है। ठीक है? देखिए ईसी जो प्रोजेक्ट है वो भारत मतलब प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में जो कश्मीर है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है, ठीक है? उस कश्मीर के क्षेत्र में होता है, तो जिससे क्या होता है कि भाई भारत इस चीज को कि चीन भाई हमारी जमीन पर क्या कर रहा है प्रोजेक्ट कर रहा है, तो उस चीज को अपनी संप्रभुता पर हानि मानता है, हमला मानता है, ठीक है? चीन की कर्ज के जाल की नीति भारत के
को सतर्क करती है। ठीक है, इस चीज को समझिए कि चीन क्या करता है, जितने भी छोटे देश है ना उनको अच्छा खासा फंडिंग देता है। जैसे कि भाई हम कह सकते हैं कि उनके यहाँ पे पोर्ट्स बना दिए, उन्हें बहुत अच्छा खासा पैसा दे दिया पीछे से, ठीक है। अब क्या होता है कि भाई वो देश तो उसके दबाव में है, अब चीन जो कहेगा उसके हिसाब से उसे करना पड़ेगा। तो भाई हो सकता है चीन वहाँ पे अपनी मिलिट्री बिठा देता है उन देशों में, वहाँ पे बंदरगाह बना दिया तो अपने जो नेविक पावर है, ठीक है, वो सब वहाँ भेज दिया, नेवी भेज दी, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। पांचवा पॉइंट आता है बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग। भारत और चीन कई मंचों पर जैसे ब्रिक्स, एससीओ और G20 में एक साथ काम करते हैं। ये देश विकासशील देशों के हित और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को संतुलित करने के लिए एक साथ खड़े होते हैं। ठीक है, ये जो देश है मतलब चीन और भारत विकासशील देशों के हितों के लिए और पश्चिमी देशों के वर्चस्व को संतुलित करने के लिए एक साथ आते हैं सामने। WTO और जलवायु परिवर्तन जैसे मामलों में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। यह दिखाता है कि साझे हित होने पर दोनों देश साथ भी आ सकते हैं। ठीक है, अगर हम दोनों का गोल, हमारा और चीन का गोल अगर सेम है, ठीक है, तो हम दोनों साथ आकर उस गोल को फिल करने के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यह बताते हैं। फिर आता है निष्कर्ष। भारत और चीन का रिश्ता एक जटिल मिश्रण है, जहां सहयोग और संघर्ष दोनों साथ में चलता है। सीमा विवाद, तिब्बत का मुद्दा, चीन की क्षेत्रीय नीति का टकराव को देखने को मिलता है। वहीं व्यापार, वैश्विक मंच और साझेदारी और कुछ साझे हित सहयोग के संकेत देते हैं। ठीक है, मतलब कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे भाई लड़ाई भी है और कई सारे ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे एक दूसरे का सहयोग भी किया जाता है। भविष्य इस पर निर्भर करता है कि भविष्य इस पर निर्भर करेगा कि दोनों देश इन मतभेदों को कैसे संभालते हैं। जब तक सीमा विवाद का समाधान नहीं होता तब तक यह रिश्ता सहयोग और संघर्ष के बीच में बना रहेगा। ठीक है, जब तक सीमा विवाद खत्म नहीं होता ना तब तक हमारा संघर्ष चलता ही रहेगा कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए हम लोग भी अपनी जमीन नहीं देना चाहते, क्योंकि जमीन तो भारत की है। ठीक है, और चीन भी यही चाहता है कि भाई उसने कह दिया है कि भाई मैं दावा करता हूँ तो वो लेना चाहता है। तो ये जो सीमा विवाद है जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक जो है सहयोग और संघर्ष चलता रहेगा। संवाद शक्ति, संवाद शांति और आपसी साझेदारी से ही इस रिश्ते को स्थिर बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया गया, आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं कि भाई बॉर्डर को लेकर जो भी इश्यूज हैं। फिर तिब्बत का इशू आ जाता है। इकोनॉमिक रिलेशंस आ जाते हैं। स्ट्रेटेजिक कंपटीशन एंड BRI आ जाता है। फिर कॉपरेशन ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म आ जाता है, साथ में कॉपरेट कर रहे हैं। ठीक है, और अंत में आपका कंक्लूजन आ जाता है। तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आता है जिसमें पूछा गया है, दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के संदर्भ में भारतीय विदेश नीति की चुनौतियां एवं संभावनाओं की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। ठीक है, दक्षिण एशियाई जो हमारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है, उनके संदर्भ में भारत की जो विदेश नीति है उसके लिए कौन सी चुनौतियां और कौन सी संभावनाएं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, परिचय में आप लोग बताएंगे। दक्षिणी एशिया भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। भारत की भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सेना इसे इस इलाके में नेतृत्व की भूमिका देती है। ठीक है, भारत के पास जितनी भी चीजें हैं जिसमें आ जाता है भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, अर्थव्यवस्था और सेना, ये सब दक्षिण एशिया में भारत को आप कह सकते हैं कि भूमिका, नेतृत्व करने की भूमिका उसे देती है। भारत के पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, मालदीव से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भाषाई संबंध भारत के हैं। ठीक है, भाई पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान और मालदीव से भारत कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं या तो ऐतिहासिक रूप से या तो सांस्कृतिक रूप से या तो भाषाई रूप से जुड़ा हुआ है। लेकिन इन देशों के साथ सीमा विवाद भी है, आतंकवाद भी है, अवैध प्रवासन भी है, चीन के प्रभाव जैसी कई समस्याएं सामने आती है। प्रधानमंत्री मोदी, नरेंद्र मोदी की पड़ोस पहले नीति का उद्देश्य इन समस्याओं को सुलझाकर आपसी सहयोग को बढ़ाना था। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लाई गई पड़ोस पहले की जो नीति थी उसका उद्देश्य क्या था कि ये जो समस्याएं चल रही है, सीमा विवाद हो गया, आतंकवाद हो गया, अवैध प्रवासन हो गया, ठीक है, इन चीजों को सुलझाकर आपस में सहयोग को बढ़ाना था। ये हो जाता है पहला पॉइंट। यहाँ पे आपको बनता है सीमा विवाद के बारे में। तो चीन और पाकिस्तान के साथ सीमा विवाद सबसे गंभीर है। चीन के साथ 1962 में युद्ध हुआ और हाल में डोकलाम, गलवान जैसी जो घटनाएं हैं वो भी सामने आई हैं। पाकिस्तान के साथ कश्मीरी मुद्दा पर अभी भी तनाव चल रहा है, अभी भी ये एक संघर्ष भारत के लिए है। बांग्लादेश के साथ 2015 में भूमि सीमा समझौता हुआ, लेकिन सीमांकन और प्रवासन के मुद्दे बाकी हैं। देखिए ऐसा होता है ना कि बांग्लादेश जो है भारत के साथ काफी हद तक जुड़ा हुआ है, तो अब जुड़ने का एक बड़ा कारण ये है कि बांग्लादेश से कई सारे लोग आप कह सकते हैं कि इमिग्रेट्स जो कि वहां पे रहते थे परंतु वो भारत में आ गए, भारत में इलीगली रह रहे हैं। ठीक है, ऐसे लोग बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक आप कह सकते हैं कि बड़ी परेशानी भारत के लिए है। और फिर 2015 में भूमि सीमा समझौता भी हुआ था।
ठीक है, ये हो जाता है। इन विवादों को शांति से सुलझाने पर अच्छे संबंध की संभावनाएं हैं। दूसरा आता है सीमा पर आतंकवाद, क्रॉस बॉर्डर, सीमा पार आतंकवाद, सीमा के दूसरी तरफ से आतंकवाद, ठीक है। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद भारत की सबसे बड़ी चुनौती है। 2001 में संसद पर हमला, 26/11 का हमला हुआ था मुंबई में, ठीक है। फिर उरी, पुलवामा जैसे जो अटैक हैं, ये भी एक उदाहरण है, ठीक है। और करंट टाइम में अगर हम बात करें आतंकवाद का, तो ये जो पहलगाम का अटैक हुआ, तो ये तो आप कह सकते हैं कि आप इसको तो बिल्कुल ही अपने आंसर में ऐड करिएगा, ठीक है। जब भी आप पाकिस्तान के द्वारा किए गए आतंकवाद के बारे में बात करेंगे, इंडियन पॉलिसी के बारे में, इंडियन फॉरेन पॉलिसी के बारे में, तो इस चीज को जरूर ऐड करिएगा, ठीक है। 2001 में हुआ संसद पर हमला, 26/11 का मुंबई में हमला, उसके बाद उरी, पुलवामा और उसके बाद पहलगाम का ये जो हमला है, ठीक है। इन चीजों का बिल्कुल ऐड करिएगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और कूटनीति प्रयासों से इसका जवाब दिया था। आतंकवाद का अंत दोनों देशों में स्थिरता और सहयोग की नई राह खोल सकता है, परंतु फिर भी ये कभी होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि मेनली हम बात करें तो आतंकवाद जो है वो पूरी तरह से पाकिस्तान के द्वारा फंड किया जाता है, पाकिस्तान में ही उनकी सारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है। तो ये होना मुश्किल है, बट कुछ संभावनाएं हैं। तीसरा आता है अवैध प्रवासन और शरणार्थी संकट, इलीगल मिग्रेशन इमिग्रेशन और उसके बाद रिफ्यूजीज। बांग्लादेश से बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी भारत में आ जाते हैं, जिससे आसाम, त्रिपुरा और तनाव में है, ठीक है। क्या होता है कि बांग्लादेश से बहुत बड़ी संख्या में अवैध प्रवासी, ऐसे लोग जिनकी यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है, या फिर वो यहाँ पे इलीगली आ रहे हैं और रह रहे हैं, बस जाते हैं पूरी तरह से, ठीक है, सालों साल के लिए बस जाते हैं। तो ऐसे लोग यहाँ पे आ रहे हैं, रह रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, आसाम और त्रिपुरा में ना जो तनाव बढ़ रहा है। म्यांमार म्यांमार से आए रोहिंग्या शरणार्थियों भी भारत के लिए सामाजिक और सुरक्षा का संकट है। यह भारत के संसाधनों पर दबाव डालते हैं और आतंकी खतरे को बढ़ाते हैं, ठीक है। यही लोग कहीं ना कहीं अलगाववाद को भी बढ़ावा देते हैं, ठीक है, नक्सलवादी बन जाते हैं, ठीक है, नक्सलवादी बन जाते हैं ये लोग, अलगाव को बढ़ावा देते हैं। फिर भाई लोगों के लिए जो वहाँ के भाई नेटिव पर्सन्स है, नेटिव लोग हैं, जो कि वहां पे हमेशा से पैदा हुए थे, बड़े थे, ठीक है, उन लोगों के लिए ये जो बाहर से आए हुए लोग होते हैं, ये खतरा होते हैं। मानवीय और सहयोगपूर्ण समाधान जरूरी है इस चीज के लिए। फिर आता है चौथा पॉइंट, चीन का बढ़ता प्रभाव, चीन ग्रोइंग इन्फ्लुएंस की बात करें तो चीन BRI योजना के तहत पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश में निवेश कर रहा है, ठीक है। CPEC प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता के लिए खतरा है, क्योंकि यह कश्मीर से होकर गुजरता है। चीन की जो कर्ज की नीति है ना, वो छोटे देशों के ऊपर, मतलब छोटे देशों को चीन के ऊपर क्या कर देती है, निर्भर कर देती है। किस प्रकार से कि भाई चीन उन्हें अच्छा खासा पैसा देता है जब उन्हें जरूरत पड़ती है, ठीक है, और उसके बाद फिर चीन उनकी जमीन पर अपने हिसाब से काम करवाता है, तो ये हो जाता है। भारत पड़ोस पहले और एक्ट ईस्ट की जो नीतियां हैं, इसके तहत विकास परियोजनाएं बढ़ा रहा है, ताकि चीन पर निर्भरता कम हो सके। पांचवा पॉइंट आता है क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाएं, तो इसमें आता है भारत शार्क, BIM, STEC और BBIN जैसे जो मंच है, इनके जरिए जो सहयोग है उसको बढ़ावा दे रहा है। पाकिस्तान की अड़चन से शार्क निष्क्रिय है, लेकिन BIM, STEC और BBIN जो है, ये जो संगठन है, भारत को बढ़ावा दे रहे हैं। कोविड-19 के समय भारत ने वैक्सीन और मेडिकल सहायता देकर पड़ोसी देशों का भरोसा बढ़ाया था, ठीक है। भाई कोविड-19 वो समय था जिस समय भाई विश्व के कई सारे देश थे जो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि वहाँ के जो लोग थे परेशान हो चुके थे कोविड-19 के कारण। तो भारत ने वैक्सीनेशन किया, वैक्सीनेशन बनाई, ठीक है। भारत के बड़े-बड़े डॉक्टर्स ने, आप कह सकते हैं कि उस समय का सबसे बड़ा काम यही था कि भारत ने अपनी वैक्सीन बनाई थी, ठीक है। तो उस वैक्सीन को ऐसा नहीं है कि भारत ने केवल खुद के लिए बनाई थी, नहीं, भारत ने पूरे विश्व के लिए बनाई थी, आपने आस-पास के देशों को वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, ठीक है, ताकि वहाँ के लोग जो कि कोविड-19 मतलब कोविड या कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, उन लोगों को ठीक किया जा सके। साथ के साथ मेडिकल सहायता भी प्रोवाइड करवाई गई थी, ठीक है। मेडिकल सहायता से क्या तात्पर्य है कि भाई इक्विपमेंट्स जो कि जरूरी हैं वहां उस देश के पास नहीं है, वो इक्विपमेंट्स भी भारत के द्वारा प्रोवाइड करवाए गए थे, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिलती है। ये मंच व्यापार, विकास और शांति के लिए अच्छे अवसर प्रदान करते हैं, तो ये हो जाता है, ठीक है। पांचवा आपका मतलब निष्कर्ष की बात करें तो दक्षिणी एशियाई पड़ोसी भारत की विदेश नीति के लिए चुनौती और अवसर दोनों है। सीमा विवाद, आतंकवाद, चीन की गतिविधियां सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन अगर हम बात करें साझी संस्कृति, आर्थिक साझेदारी और क्षेत्रीय मंचों पर भारत के पास मजबूत कूटनीतिक अवसर भी हैं। पड़ोस पहले की जो नीति है, यह मानती है कि शांतिपूर्ण और सहयोग पड़ोस ही भारत की प्रगति और वैश्विक नेतृत्व का आधार बन सकता है, ठीक है। जो पड़ोस की पहले की नीति है ना, वो क्या मानती है, वो नीति ये मानती है कि भाई शांतिपूर्ण और सहयोग से जो हमारे पड़ोसी हैं, वही हमारे लिए इन फ्यूचर जो है प्रगति का कारण बनेंगे, ठीक है। हम लोग उसी के कारण प्रगति करेंगे और वैश्विक नेतृत्व का आधार बनेंगे। भारत की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वह इन चुनौतियों को समझदारी से कैसे संभालता है और सहयोग का मौका सही उपयोग कैसे करता है, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका पॉइंट।
यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है सिंप्लीफाइड आंसर से इंट्रोडक्शन आ जाता है, ठीक है, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है बॉर्डर डिस्प्यूट्स आ जाते हैं, बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें तो फिर आ जाता है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ जाता है, फिर तीसरा आ जाता है इलीगल मिग्रेशंस और फिर रिफ्यूजीज जो कि यहाँ पे आके बस चुके हैं बिना किसी परमिट के, ठीक है। चौथा आ जाता है चाइना का ग्रोइंग रोल आ जाता है, फिर रीजनल कोऑपरेशन पर्सपेक्टिव्स आ जाता है और अंत में आ जाता है आपका कंक्लूजन, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, जिसमें पूछा गया वर्तमान समय में भारत नेपाल संबंधों का परीक्षण बढ़ते हुए आर्थिक और सुरक्षा के संबंधों पर आलोक में कीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे भारत और नेपाल के जो संबंध है वर्तमान समय में, उन संबंधों के ऊपर बात करनी है। क्या लिखेंगे आप परीक्षा में? आप लिख सकते हैं भारत और नेपाल के बारे में बता सकते हैं। भारत और नेपाल का रिश्ता केवल दो देशों का नहीं बल्कि दो संस्कृति, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक रिश्तों का भी है, ठीक है। ये हो जाता है। दोनों देश के लोग एक दूसरे के साथ बिना वीजा के यात्रा करते हैं, व्यापार करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, ठीक है। हालांकि इतना नजदीक होने के बावजूद कई बार रिश्ते में खटास देखने को मिलती है। कभी कभी सीमा विवाद हो जाता है, कभी कभी राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाता है, कभी कभी आप कह सकते हैं कि बाहरी देशों की दखल भी देखने को मिल जाती है। लेकिन 2014 के बाद भारत की पड़ोस पहले की नीति के तहत इस रिश्ते में जो है नई ऊर्जा आई है, जिसमें आर्थिक सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। देखिए, भारत जो है वो नेपाल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, मतलब बॉर्डर उसके कनेक्टेड है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो देशों का रिश्ता है, नहीं, यहाँ पे संस्कृति एक दूसरे से जुड़ी हुई है, धार्मिकता जुड़ी हुई है, सामाजिक पारिवारिक रिश्ते देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। बिना वीजा के यहाँ से लोग वहां जा सकते हैं, वहां से लोग यहाँ आ सकते हैं, बिना वीजा के ही व्यापार हो रहा है, ठीक है, संस्कृति का आदान प्रदान हो रहा है, तो ये अच्छी चीज है। परंतु कभी कभी आप कह सकते हैं कि अच्छे रिश्तों के बावजूद भी उनमें खटास देखने को मिल जाती है। कभी सीमा विवाद हो गया, कभी आंतरिक हस्तक्षेप हो गया, कभी राजनीतिक हस्तक्षेप हो गया, ये चीजें देखने को मिलती है। 2014 में क्या हुआ था? पड़ोस पहले की नीति लाई गई, उस नीति के तहत ये जो रिश्ता था इसमें नई ऊर्जा आई, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग को प्राथमिकता दी गई थी। ये हो जाता है। फिर पॉइंट बनते हैं आपके मेन पॉइंट्स, हम बात करते हैं। पहला पॉइंट आता है पड़ोस पहले की नीति और नई साझेदारी। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोस पहले की नीति को शुरू किया ताकि पड़ोसी देशों से मजबूत संबंध बनाए जा सके, ठीक है। पड़ोस पहले की नीति इसलिए लाई गई थी ताकि भारत के जो पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ठीक है, श्रीलंका, और फिर म्यांमार, इन सब के साथ आप कह सकते हैं कि सॉरी, नेपाल, भूटान, ये सारे जो देश हैं इनके साथ ना अच्छे संबंध बनाए जा सके, इसीलिए ये नीति लाई गई थी। भारत ने नेपाल में शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, सड़क, डिजिटल कनेक्टिविटी में मदद दी थी, ठीक है। भारत ने इन सभी सेक्टर्स में नेपाल में मदद करी है। इस नीति के जरिए भारत ने साफ किया कि वह अपने पड़ोसियों को विकास में भागीदारी बनाना चाहता है, ठीक है। भारत जो है अपने पड़ोसी देशों की हेल्प करना चाहता है ताकि वो भी विकास करें, ग्रो करें, तो ये हो जाता है। दूसरा पॉइंट आता है आर्थिक और व्यापारिक सहयोग में बढ़ता। भारत और नेपाल के बीच में व्यापार जो है वो तेजी से बढ़ रहा है। नेपाल भारत से बड़ी मात्रा में सामान खरीदता है और भारत उसका सबसे बड़ा व्यापारिक साथी भी है, ठीक है। साफ्टा और साप्टा जैसे जो समझौते हैं इनके जरिए दोनों देश के बीच में व्यापार काफी आसान हो गया और काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में व्यापार हो रहा है। कोविड-19 के समय भारत ने नेपाल को वैक्सीन और दवाइयां भी प्रोवाइड करवाई थी, जिससे रिश्ते में और ज्यादा मजबूती आई थी, ठीक है। कोविड-19 का जो टाइम चल रहा था उस समय भारत ने नेपाल को वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीन है वो प्रोवाइड करवाई थी, साथ के साथ जो दवाइयां हैं वो भी प्रोवाइड करवाई थी। फिर आ जाता है तीसरा पॉइंट कनेक्टिविटी और बीबीआईएन जैसे उप क्षेत्रीय पहल। शार्क के कमजोर होने के बाद भारत ने BIMSTEC और BBIN जैसी जो योजनाएं हैं इन पर ध्यान दिया था। BBIN का क्या मतलब है? बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल के तहत सड़क, पानी, बिजली के सहयोगों को बढ़ावा मिला, ठीक है। इन सब चीजों में मतलब ये BBIN जो बनाया गया संगठन, ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ कि भाई सड़क, पानी और जो बिजली है इन सभी सेक्टर्स में बढ़ावा मिला था। इससे नेपाल की भारत और पूर्वोत्तर के राज्यों में कनेक्टिविटी और व्यापारिक संबंधों को मजबूत मजबूत हुआ, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, जब भारत ने भाई अच्छी हेल्प करी तो इस हेल्प से क्या हुआ, नेपाल की भारत और जो पूर्वोत्तर में जो देश है ना उनके साथ अच्छी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी किस प्रकार का, भाई अच्छी सड़कें बनी हैं तो ठीक है, तो उनके थ्रू ट्रैवलर हो रहा है, फिर व्यापार के क्षेत्र में भी हेल्प हो रही है, फिर पानी और बिजली भी पहुंचाई जा रही है, उसके लिए हेल्प हो रही है, तो ये सारी चीजें देखने को मिलती है। चौथा पॉइंट आता है सुरक्षा सहयोग और सीमा से जुड़े खतरे। भारत और नेपाल के बीच में खुली सीमा है, जिससे अवैध तस्करी, आतंकवाद और अपराध की संभावना बढ़ती है, ठीक है। भारत और नेपाल के बीच में जो है ना वो सीमा है वो खुली हुई है, पूरी तरह से ओपन बॉर्डर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, अवैध तस्करी, फिर आतंकवाद और जो अपराध है ये सब की संभावनाएं थोड़ी सी बढ़ जाती है। सोशल मीडिया और इंटरनेट के जरिए युवाओं को उकसाया जा रहा है, जो चिंता का विषय है, ठीक है। सोशल मीडिया और फिर हम कहें इंटरनेट के द्वारा जो युवा है, जो यंग जनरेशन है, उसे उकसाया जा रहा है, ठीक है, दोनों देशों के बीच में हो रहे जो मुद्दे हैं उन चीजों को लेकर, ताकि दोनों तरफ की जो यंगस्टर्स है वो उत्सुक हो जाएं, ठीक है,
आप उकसाया जा रहा है उन्हें, ठीक है, ताकि वो किसी प्रकार की भी कोई भी चीज करे, तो ये हो जाता है। फिर दोनों देश एक दूसरे से खुफिया जानकारी साझा करना चाहिए, और पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों से अच्छा तालमेल बढ़ाना चाहिए। इससे सीमा और सुरक्षा के जो पूरे क्षेत्र हैं वो स्थिरता बनी रहेगी। तो ये हो जाता है आपका 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट आता है चीन का प्रभाव और भारत की रणनीति। हाल के वर्षों में चीन ने नेपाल में निवेश को बढ़ाया है, खासकर बीआरआई, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए, ठीक है। भारत को लगता है कि चीन का मकसद भारत को घेरने और नेपाल को अपने प्रभाव में लेना है, ठीक है। क्योंकि नॉर्मल सी बात है भाई, चीन चाहता है कि भारत को घेर लिया जाए, इसीलिए वो क्या कर रहा है, भारत के आसपास के जो पड़ोसी देश है ना, उन्हें अच्छी खासी फंडिंग दे रहा है, अच्छा खासा पेमेंट दे रहा है, ताकि वो देश इन फ्यूचर चीन के लिए काम करेंगे भारत के खिलाफ। किस प्रकार से, अगर भाई चीन अच्छा खासा पैसा देता है नेपाल को, ठीक है, नेपाल को अच्छा खासा पैसा देता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो कहीं ना कहीं नेपाल के ऊपर दबाव रहेगा, ठीक है, चीन का, और चीन फिर अपने हिसाब से वहां पे मिलिट्री पावर जैसी चीजें वो कर सकता है। चीन छोटे देशों को कर्जा देकर उन पर दबाव बनाता है, जिससे कर्ज का जाल की नीति कहते हैं, ठीक है। भारत इसकी काट पड़ोस पहले की जो नीति है उससे कर रहा है, जिसमें वह नेपाल को भरोसेमंद और पारदर्शी सहयोग देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है भाई, चीन जो है वो कर्ज के जाल की नीति यूज कर रहा है, भारत पड़ोस पहले की नीति को यूज कर रहा है, और फिर हेल्प कर रहा है अपने आप जो आसपास के देश है उनको। निष्कर्ष आ जाता है, भारत नेपाल के रिश्ते आज एक अहम दौर में है, जहां दोनों देशों के पास सहयोग बढ़ाने के बहुत सारे अवसर हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं। भारत की पड़ोस पहले की जो नीति है, उसने साफ कर दिया कि नेपाल भारत के लिए सिर्फ एक पड़ोस नहीं बल्कि एक करीबी साझेदार भी है, ठीक है। पड़ोस पहले की जो नीति है उसने ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ नेपाल हमारे पड़ोसी देश नहीं है, ठीक है, वो हमारे करीबी साझेदार भी है। व्यापार, कनेक्टिविटी, सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ाना जरूरी है। चीन जैसे बाहरी प्रभाव से निपटने के लिए भारत को नेपाल के साथ रिश्ते और संवेदनशीलता से संभालना होगा, ठीक है। भाई चीन का तो प्रभाव जो है वो बढ़ ही रहा है नेपाल सहित आसपास के कई देशों पर, तो भारत को क्या करना है, भारत को नेपाल के साथ अच्छे रिश्ते बनाने हैं, संवेदनशील रिश्तों को बनाना है और उन्हें अच्छे प्रकार से संभालना है, तभी चीन नेपाल ची वो सॉरी नेपाल चीन की तरफ झुकने की बजाय भारत की तरफ झुका रहेगा, ठीक है, भारत के साथ अच्छे संबंध रखेगा। आपसी सम्मान, संप्रभुता का सम्मान और साझा विकास ही इस रिश्ते को मजबूत बना सकता है। भारत को एक बड़े भाई की तरह नहीं बल्कि एक भरोसेमंद दोस्त की तरह आगे बढ़ना होगा, ताकि पूरे दक्षिण एशिया में शांति और विकास जो है वो बना रहे, ठीक है। भारत को ऐसा नहीं है कि भाई मैं बड़ा भाई हूँ, क्योंकि भारत जो है अपने आसपास के देशों में सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भारत को ऐसे रोल प्ले करना चाहिए कि जी मैं आपसे सबसे बड़ा हूँ, मैं सबको दबा के रखूंगा, इस प्रकार का नहीं। भारत को एक भरोसेमंद दोस्त की तरह काम करना होगा, ताकि आसपास के देश भारत पर भरोसा करें, भारत उन पर भरोसा करे, और जो अच्छी व्यवस्था बनी रहे, ठीक है। तो ये हो जाता है आंसर, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए आ जाता है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। उसके बाद नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी एंड न्यू पार्टनरशिप्स आ जाती है। ग्रोइंग ट्रेड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन आ जाती है। तीसरा आ जाता है बेटर कनेक्टिविटी एंड थ्रू बीबीआईएन और बिमस्टेक्स आ जाता है। सिक्योरिटी कॉपरेशन एंड बॉर्डर चैलेंजेस रिलेटेड आ जाता है चौथा पॉइंट। 5वां पॉइंट आता है चाइना इन्फ्लुएंस एंड इंडिया रिस्पॉन्स इसके रिगार्डिंग, ये हो जाता है। और आखिर में आ जाता है आपका कौन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो खत्म हो जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, बहुध्रुवीय विश्व में भारत की भूमिका का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर जो वर्ल्ड है उसमें भारत की क्या भूमिका है, वो भूमिका आपको यहाँ पे बतानी है। आप लोग परिचय में आंसर जब लिखेंगे तो परिचय में आप क्या लिखेंगे, बहुध्रुवीय विश्व के बारे में लिखेंगे। बहुध्रुवीय मतलब मल्टीपोलर विश्व वह होता है जहां वैश्विक ताकत एक या दो देशों के हाथ में ना होकर कई देशों के बीच में बटी होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था इस वीडियो में कि भाई मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब ही यह है कि केवल एक या दो देशों के पास पावर ना होना, जैसे कि शीत युद्ध के दौरान आप कह सकते हैं कि टू पोलर वर्ल्ड था, मतलब दो ध्रुवों में बढ़ चुका था, दो ध्रुवीय विश्व कहा जाता है उसे, क्योंकि वहां पे एक सोवियत संघ था सबसे बड़ी पावर, दूसरा था अमेरिका। अब क्या है, आज के टाइम में अगर हम बात करें तो केवल एक देश या दो देशों के पास पावर नहीं है, आज कई देशों के पास पावर है। अमेरिका के पास है, चीन के पास है, भारत के पास है, ठीक है। पाकिस्तान के पास भी, अगर हम न्यूक्लियर पावर की बात करते हैं, अगर उदाहरण लेते हैं न्यूक्लियर पावर का, तो पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर पावर तक है, ठीक है। और भी कई सारे देश हैं जिनके पास बहुत सारी पावर है, ठीक है। तो क्या है कि एक देश के पास पूरी पावर नहीं है, दो देशों के पास पूरी पावर नहीं है, कई देशों के पास है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है। शीत युद्ध के बाद अमेरिका एक अधिकार कम हुआ, अब चीन, रूस, यूरोप, भारत जो देश हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्णय को प्रभावित करने लगे हैं, ठीक है। इसमें हम पाकिस्तान को काफी हद तक नहीं गिनते हैं, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी निर्णय को प्रभावित नहीं करता, परंतु भारत को गिना जाता है, क्योंकि भारत के पास भाई हर तरह की पावर है, ठीक है।
फाइनेंशियली बहुत स्टेबल है। दूसरा फिर हम बात कर सकते हैं कि मिलिट्री पावर बहुत अच्छी है, ठीक है, न्यूक्लियर पावर भी है भारत के पास। और दूसरा, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिए गए जो निर्णय हैं उनको भी काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसमें चीन, यूरोप, रूस, अमेरिका आ जाते हैं, ठीक है। इस बदलते समय में भारत एक मजबूत लोकतंत्र, उभरती हुई अर्थव्यवस्था और सभ्यता संस्कृति के बल पर दुनिया में अपनी खास जगह बना रहा है, ठीक है। इस समय में भारत की बात करें तो भारत एक मजबूत लोकतंत्र है, उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, ठीक है, सभ्यता संस्कृति के बल पर क्या कर रहा है, अपनी एक खास जगह बना रहा है पूरे विश्व में। भारत अब सिर्फ एक संतुलन बनाए रखने वाला देश नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी और अग्रणी शक्ति, मतलब लीडिंग पावर के रूप में भी आगे बढ़ रहा है। मतलब विश्व को लीड कर सकता है भारत, इस दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। पहला पॉइंट आता है भारत एक स्विंग स्टेट और अग्रणी शक्ति के रूप में। भारत को एक ऐसा देश माना जाता है जिसकी भूमिका से अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बदल सकता है। उसकी आर्थिक और सैन्य क्षमता लगातार बढ़ रही है, ठीक है। भारत आर्थिक रूप से अपना डेवलपमेंट कर रहा है, साथ के साथ सैन्य पावर जो है, मिलिट्री पावर, उसमें भी भाई अपनी क्षमता जो है उसे बढ़ा रहा है। भारत अब केवल संतुलनकारी ताकत नहीं है, ठीक है। मतलब भारत अब ऐसा नहीं है कि केवल संतुलन बनाने के लिए ही विश्व में एग्जिस्ट करता है, नहीं, बल्कि एक ऐसा देश बनना चाहता है जो वैश्विक मुद्दों पर अपनी राय दे और नेतृत्व करे, ठीक है। भारत आज के टाइम में केवल ऐसा नहीं है कि भाई हमारे पास पावर है तो हम संतुलन बना के रखेंगे, ठीक है, दो देशों के बीच में इस प्रकार की नहीं। भारत आज क्या बनना चाहता है, भारत बनना चाहता है कि वो वैश्विक स्तर पर जो मुद्दे हैं उसमें अपनी राय दे सके, ठीक है, और विश्व को नेतृत्व कर सके, इस चीज के ऊपर ध्यान दे रहा है। दूसरा पॉइंट बनता है यहाँ पे रणनीतिक स्वायत्तता और बहु संरक्षण नीति। भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत उसकी रणनीतिक स्वतंत्रता है, यानी वह किसी भी देश के दबाव में नहीं आता और अपने फैसले खुद लेता है, ठीक है। मतलब रणनीतिक स्वतंत्रता मतलब रणनीति बनाना, वो भी स्वतंत्र रूप से, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि भाई भारत किसी भी अन्य देश जैसे अमेरिका, रूस, चीन, इनके दबाव में नहीं है, वो अपने खुद फैसले लेता है, ठीक है, अपने हितों को ध्यान में रखकर अपने फैसले लेता है, ठीक है, स्वतंत्र रूप से। अब भारत बहु संरेखण मतलब मल्टी अलाइनमेंट की नीति अपनाना चाहता है, यानी वह अमेरिका, रूस, चीन जैसे कई विरोधी देशों के साथ में रिश्ते बना सकता है, बनाए रखता है, ठीक है। आज अगर आज के टाइम में अगर हम बात करें तो भारत के हर एक उस देश के साथ रिश्ते हैं जिसके साथ भारत का हित जुड़ा हुआ है, ठीक है। भारत अमेरिका के साथ भी अच्छा रिश्ता रखता है, चीन के साथ भी रखता है, रूस के साथ भी रखता है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के साथ भी कहीं ना कहीं जो है रिश्ते रखता है। फिर आ जाता है जैसे भारत, बात उदाहरण के लिए बात करें तो भारत क्वाड में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ रिश्ते रखता है, वहीं ब्रिक्स और एसईओ में चीन और रूस के साथ भी अच्छे जो है रिश्ते कायम करता है, उनके साथ मिलकर काम करता है। तो ये हो जाता है दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है बहुपक्षीय मंचों पर सक्रिय भूमिका, मतलब भागीदारी। भारतीय संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता बनने की कोशिश कर रहा है। G4 जिसमें भारत, जापान, चीन और मतलब ब्राजील और जर्मनी आता है। भारत, जापान, ब्राजील और जर्मनी आते हैं G4 में, इस बदलाव की मांग कर रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत G20, WTO और IMF जैसे जो मंच हैं पर विकासशील देशों के आवाज बनकर उभर कर सामने आ रहा है। उनके लिए जो भी विकासशील देश है जो कि अपने डेवलपमेंट फेज में है, ठीक है, उनकी आवाज बन रहा है, क्योंकि उनकी आवाज अगर कोई नहीं सुनता तो भारत एक ऐसा देश है जिसकी आवाज सुनी जाती है, ठीक है। तो भारत उन देशों की आवाज बनकर उभर कर सामने आ रहा है। भारत ने ब्रिक्स और SCO जैसे जो समूह है उनको मजबूत किया, और NBD और AIIB जैसे जो बैंक है, बैंकों का संस्थापक सदस्य भी है, जो पश्चिमी वित्तीय संस्थाओं का विकल्प बन रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है तीसरा पॉइंट। चौथा आता है हिंद प्रशांत में सुरक्षा प्रदात की भूमिका। हिंद प्रशांत आज दुनिया की राजनीति का केंद्र बना हुआ है। भारत यहाँ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर यानी सुरक्षा देने वाला देश बनने की भूमिका निभा रहा है, ठीक है। जो हिंद है ना, हिंद प्रशांत, उसमें भारत नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मतलब कि पूरे समुद्र पर जो हिंद और प्रशांत का जो क्षेत्र है उसमें भारत सुरक्षा देने वाला एक देश बनकर सामने आ रहा है और अपनी भूमिका उसमें निभा रहा है। इसका क्या मतलब, नॉर्मल सी बात है कि भाई उस क्षेत्र में भारत जो है वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी मेंटेन करता है, ठीक है। और वो किसके द्वारा, वो नेवल पावर के द्वारा यूज की, मतलब नेवी के द्वारा यूज की जाती है, वो सिक्योरिटी में ध्यान दिया जाता है। तो ये हो जाता है। क्वाड और मालाबार नौसैनिक अभ्यास जैसे प्रयासों से भारत इस क्षेत्र में स्वतंत्र और सहयोग और स्थिरता को बढ़ावा देता है, ठीक है। ये हो जाता है। पांचवा पॉइंट आता है कि ये देखिए, जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपको लग रहा होगा कि शायद मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट आपको डायरेक्ट यही पॉइंट है वहां पे लिखने हैं। इस पॉइंटों में कोई और खास एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये पॉइंट पहले से ही प्री डिफाइंड है। पांचवा पॉइंट आता है विश्व गुरु बनने की सोच और सॉफ्ट पावर का प्रयोग, ठीक है। भारत केवल ताकतवर नहीं बनना चाहता बल्कि दुनिया को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा भी दिखाना चाहता है, ठीक है। भारत ऐसा नहीं चाहता कि जी हम सबसे पावरफुल हो, बाकी देश हमसे डर के नहीं। भारत चाहता है कि वो दुनिया को नैतिक और आध्यात्मिक दिशा भी दिखाए, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक रूप से उनको समझाए, ठीक है, नैतिकता उनको समझाए, तो इस दिशा में भी आगे बढ़ना चाहता है। भारत योग, आयुर्वेद, गांधीवाद, भारतीय संस्कृति के माध्यम से दुनिया को सॉफ्ट पावर के जरिए भी प्रभावित कर रहा है।
ठीक है, वासुदेव कुटुंबकम यानी पूरा संसार एक परिवार है, इस सोच को भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बढ़ावा देता है। ठीक है, मतलब वासुदेवाई कुटुंबकम जो है, वासुदेव कुटुंबकम, ये जो नीति है या हम कहेंगे जो स्टेटमेंट है, इसका मतलब है कि पूरा संसार या पूरा विश्व एक परिवार है। तो भारत इस सोच को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से बढ़ावा देना चाहता है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका 5 पॉइंट। उसके बाद आ जाता है आपका निष्कर्ष। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की भूमिका लगातार क्या हो रही है, विकसित हो रही है। जो कि अभी का टाइम है, उस टाइम में भारत की जो भूमिका है वो लगातार विकसित हो रही है। वह अब सिर्फ एक संतुलन बनाने वाला देश नहीं है, बल्कि एक ऐसा देश बन चुका है जो विश्व व्यवस्था को एक नई दिशा देने में अहम भूमिका निभा रहा है। भारत की रणनीतिक सततता, बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी, हिंद प्रशांत सुरक्षा सहयोग और विश्व गुरु बनने की जो सोच है, इसे 21वीं सदी की एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनाता है। ठीक है, कई सारे ऐसे पॉइंट है जो कि भारत को 21वीं सदी में एक वैश्विक शक्ति, ठीक है, मतलब ग्लोबल पावर बना के दिखाने में हेल्प करते हैं। जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें वही कई पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि रणनीतिक स्वतंत्रता, भारत अपने फैसले स्वतंत्र रूप से ले सकता है अपने हितों को ध्यान में रखकर। दूसरा, बहुपक्षीय मंचों में भागीदारी, भारत ने कई सारे मंचों पे जुड़ रखा है, उनके साथ सदस्यता कर रखी है। ठीक है, जिसमें भाई अलग अलग देशों के साथ अलग अलग संपर्क बना रखे हैं भारत ने। दूसरा, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें सहयोग भी दे रहा है सुरक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, दूसरा, अगले पॉइंट की बात करें तो विश्व गुरु बनने की जो सोच है वो उसको 21वीं सदी में एक आप कह सकते हैं कि वैश्विक शक्ति बनने में हेल्प कर रहा है। चुनौती जरूर है, देखिए कोई भी काम किया जाएगा तो उसमें चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक ताकत और सांस्कृतिक प्रभावों से आगे बढ़ रहा है और एक जिम्मेदार वैश्विक नेता बनने के लिए अग्रसर भी है। तो ठीक है, तो ये हो जाता है आपका निष्कर्ष। ये हो जाता है आपका इंग्लिश में आपका आंसर आ जाता है इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन हो जाता है ये आपका यहाँ पे। उसके बाद आ जाता है फर्स्ट पॉइंट, इंडिया एज अ स्विंग स्टेट एंड लीडिंग पावर। दूसरा आ जाता है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड मल्टी अलाइनमेंट। तीसरा आ जाता है एक्टिव रोल एंड इन ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस में एक्टिव रोल जो भारत का है वो। चौथा आ जाता है सिक्योरिटी रोल इन इंडो पैसिफिक ओशंस में उसमें। पांचवा आ जाता है एस्पिरेशन टू बी अ विश्व गुरु एंड यूज ऑफ सॉफ्ट पावर, ये हो जाता है। और अंत में आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, ये हो जाता है आपका आठ क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। 9वें क्वेश्चन की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय मुद्दों पर भारत के पक्षों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पर्यावरण मुद्दे हैं ना, उसमें भारत के पक्ष को आपको यहाँ पे बताना है। उदाहरण परिचय में आप क्या बताएंगे, परिचय में आप बताएंगे यहाँ पे आज पर्यावरणीय समस्याएं जैसे कि जलवायु परिवर्तन मतलब क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां बनकर सामने आई है। भारत ने इन मुद्दों पर अपनी भूमिका समय के साथ बदली है। पहले भारत का रुख रक्षात्मक मतलब डिफेंसिव था, लेकिन अब वह जिम्मेदार और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। ठीक है भाई, कई ऐसे मुद्दे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से रिलेटेड, जो कि किसी एक देश को हाथ में नहीं है, जो एक देश उसे ठीक नहीं कर सकता। जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया या ग्लोबल वार्मिंग हो गई, ये कोई एक देश अकेले उस मुद्दे को ठीक नहीं कर सकता, इसके लिए पूरे विश्व को सामने आना होगा। अब इसमें अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत इन मुद्दों पर क्या है, अपनी स्थिति जो है वो बदल रहा है। शुरुआत में क्या था, भारत डिफेंसिव था कि भाई हम लोग अपनी रक्षा करेंगे, रक्षात्मक रूप अपनाएंगे। ठीक है, परंतु अब क्या है कि भारत अपनी भूमिका को चेंज कर रहा है, जिम्मेदार और सक्रिय भूमिका निभा रहा है। मतलब भारत जिम्मेदारी लेता है कि जी भाई इस चीज को ठीक करने में हम अपना अच्छा खासा रोल प्ले करेंगे। ठीक है, बाकी लोगों को भी अपना रोल प्ले करना होगा इस चीज को लेकर। भारत ने यह संतुलन बनाने की कोशिश की है कि विकास भी हो और पर्यावरण की सुरक्षा भी बनी रहे। ठीक है, भारत ने क्या करा, भारत ने संतुलन बनाने पर ध्यान दिया है ताकि विकास भी हो सके और पर्यावरण को हानि भी ना पहुंचे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। भारत साझा लेकिन विबोधित जिम्मेदारी के सिद्धांत पर चलता है, जिसमें माना जाता है कि विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रदूषण किया है। ठीक है, भारत क्या मानता है, भारत एक सिद्धांत मानता है साझा लेकिन विभोध जिम्मेदारी। हम काम तो साझा करेंगे परंतु विभोध जिम्मेदारी हम ज्यादा लेंगे। इसका क्या मतलब कि भाई विकसित जो देश है ना, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, इन लोगों ने ना आप कह सकते हैं कि पर्यावरण को हद से ज्यादा हानि पहुंचाई है। और चीन ने तो मेरे हिसाब से कि कुछ ज्यादा ही हानि पहुंचा दिया। अगर आपने 12th की किताबें पढ़ी होंगी तो चीन अब जब अपने डेवलपमेंट के फेज में था ना, तो चीन ने हद से ज्यादा जो संसाधन थे उन्हें फूंक दिया था। ठीक है, क्योंकि चीन ने आज अपना विकास कर लिया है, परंतु चीन एक टाइम पे विकास कर रहा था, उस समय चीन ने बहुत ज्यादा संसाधन फूके थे। तो अब उसका क्या मतलब कि जो विकसित हो चुके देश हैं उन्होंने ज्यादा प्रदूषण करा है उन देशों के मुकाबले जो कि अभी अपना विकास कर रहे हैं। ठीक है, भारत अपना विकास कर रहा है, वो अपना विकास के साथ साथ पर्यावरण पर ध्यान दे रहा है। परंतु जब चीन ने करा था या अमेरिका ने करा था ना, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उन्होंने केवल अपना डेवलपमेंट किया था। तो इस चीज के ऊपर ध्यान दिया गया। ठीक है, तो इसीलिए साझा लेकिन विबोध जिम्मेदारी के जो सिद्धांत है उस पर चलता है और मानता है कि विकसित देशों ने ज्यादा जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्योंकि उन्होंने ज्यादा प्रदूषण करा। अब भारत नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल जो
एनर्जी है उसके ऊपर और सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपनी पहल कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका परिचय। अब बात करते हैं पॉइंटों की। तो पहला पॉइंट आपका बनता है ऐतिहासिक भूमिका और विभोद जिम्मेदारी सिद्धांत। इसका क्या मतलब? भारत ने 1990 के दशक से कहा कि जलवायु संकट के लिए विकसित देश को जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए नियम इसके इसीलिए नियम उनके लिए थोड़े कड़े होने चाहिए। ठीक है, भारत ने क्या कहा 1990 के दशक में? कहा कहा कि जलवायु जो संकट है ना, वो विकसित देशों के कारण भी ज्यादा हुआ है, क्योंकि उन लोगों ने बहुत ज्यादा संसाधनों को यूज किया है। ठीक है, तो उससे क्या हो रहा है कि उनको ज्यादा जिम्मेदारी लेनी होगी और उनके लिए जो नियम है वो कड़े होने चाहिए। भारत और दूसरे विकासशील देश अभी विकास के रास्ते पर है, इसीलिए उन्हें कुछ छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि भाई हर देश अपना विकास करना चाहता है। कोई ये थोड़ी है कि मैं आप जिंदगी भर या फिर हम सालों साल तक सिर्फ डेवलपिंग कंट्री रही, वो डेवलप बनना चाहते हैं। ठीक है, इसीलिए भारत क्या चाहता है कि भाई विकासशील देशों को तो थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अभी अपने डेवलपिंग फेज में है। यह बात साझा लेकिन विभोध जिम्मेदारी, मतलब कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत में आती है, जिसे भारत ने 1992 में रियो सम्मेलन मतलब यूएनएफसीसीसी में आगे रखा था। ठीक है, यहाँ पे हमने 1990 का दशक की बात करी है, मतलब 1990 से 2000 तक का टाइम। और जो फिक्स डेट अगर हम या फिक्स ईयर की बात करें तो 1992 मतलब 1992 में जो रियो सम्मेलन हुआ था, उसके अंतर्गत ये बात कही गई थी। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है क्योटो प्रोटोकॉल के दौरान भारत का रूप। तो 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आया, जिसमें विकसित देशों को ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। ठीक है, जो विकास विकसित देश थे ना, उनको ज्यादा जिम्मेदारी दी गई थी। भारत ने शुरुआत में स्वच्छ विकास तंत्र मतलब सीडीएम को ठुकरा दिया, क्योंकि इससे उसे पर दबाव पड़ता था। ठीक है, भारत ने शुरुआत में जब स्टार्टिंग पॉइंट था ना, जब आर क्योटो प्रोटोकॉल लाया गया, तो उस समय स्वच्छ विकास तंत्र को लाया गया था, परंतु भारत ने इस चीज को ठुकरा दिया, क्योंकि अगर भारत उसको अपना लेता तो भारत अपने विकास को धीमा करना पड़ता, उसको लो करना पड़ता, और भारत ने इस चीज को अपनाने से मना कर दिया था। बाद में भारत ने इसे स्वीकार किया, ताकि वह आर्थिक विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बना सके। ठीक है, फिर कुछ समय बाद क्या हुआ, भारत ने इसी चीज को अपनाया कि भाई आर्थिक विकास भी हो सके और पर्यावरण के ऊपर भी ध्यान दिया जा सके, इसीलिए। ठीक है, इस समय भारत ने 72 विकासशील देशों के साथ मिलकर अपनी बात मजबूती से रखी है। तो ये हो जाता है। तीसरा पॉइंट आता है पेरिस समझौते के बाद भारत की सक्रिय भूमिका। 2015 में पेरिस समझौते में सभी देशों को अपने जलवायु लक्ष्य मतलब एनडीसीज तय करना था। ठीक है, 2015 में पेरिस समझौता हुआ था, जिसमें कि भाई बात रखी गई कि सभी देश जो है वो अपने यहाँ पे जलवायु लक्ष्य को तय करेंगे। ठीक है, भारत ने पहली बार खुद आगे बढ़कर 2025 तक कार्बन उत्सर्जन 33 से 35% कटौती का लक्ष्य रखा था। ठीक है, भारत ने एक लक्ष्य रखा कि भाई हम 2025 तक जो हमारे यहाँ कार्बन इमिशन होता है, मतलब कार्बन जो बनती है, उसको 33 से 35% तक उसमें कटौती करेंगे, ताकि जो है पर्यावरण को हम सेफ रख सकें। इस चीज की बात रखी गई थी। भारत ने यह भी कहा कि वह पहले ही 21% कटौती कर चुका है। ठीक है, भारत ने पहले ही बताया कि भाई हम 21% जो कटौती है वो ऑलरेडी कर चुके हैं अपने यहाँ कार्बन इमिशन में। ठीक है, इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार देश की बनी, जो सिर्फ मांग नहीं करता बल्कि काम भी करता है। ठीक है, मतलब भारत ने ऑलरेडी कटौती कर चुका था 21%, बाद में भी उसने कहा कि जी हम और भी कर सकते हैं, 33 से 35% कटौती करेंगे, जिससे क्या होगा कि पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। इसीलिए आपको पता होगा, इसीलिए गवर्नमेंट जो है, या फिर हम कहें कि भारत में ईवीज इलेक्ट्रिक वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। पेट्रोल के जो पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां हो गई, उनके ऊपर रोक लगाई जा रही है, उनको कम किया जा रहा है। ईवीएस के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहा है, ताकि ये जो लक्ष्य है ये पूरा किया जा सके। ठीक है, तो ये पॉइंट है। इस प्रकार से आप अपने पॉइंट भी बना सकते हैं, अपने उदाहरण ऑन द स्पॉट दे सकते हैं। पांचवा मतलब चौथा पॉइंट आता है नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की पहल। भारत ने सौर ऊर्जा में दुनिया का नेतृत्व करने का लक्ष्य रखा। अब तक भारत ने 168 मेगावाट वो सॉरी गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा पैदा कर ली है, जो 2030 तक 450 गीगावाट का लक्ष्य रखा गया है। भारत ने यूके के साथ मिलकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड जैसी जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं को भी शुरू किया है, जो कि वही सोलर पावर के लिए काम करेंगे। ठीक है, इससे भारत एक पर्यावरणीय हितोषी मतलब इको फ्रेंडली देश के रूप में सामने आया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। पांचवा पॉइंट आता है सीओपी कॉप 26 और वित्तीय सहायता की मांग। 2021 में ग्लासोंग में हुए कॉप 26 सम्मेलन में भारत ने 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन की निर्भरता है उसको 25% तक घटाने
वन क्षेत्र बढ़ाने और कार्बन उत्सर्जन 30% कटौती करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, इस चीज को समझिए कि सीओपी 2026 सीओपी 26 सम्मेलन हुआ था, इसमें क्या बताया गया, इसमें बात की गई थी कि भाई भारत 2030 तक जो जीवाश्म ईंधन है, जिसमें भाई आ जाता है पेट्रोल डीजल आ जाते हैं, ठीक है, इन चीज के ऊपर कटौती करेगा 50% तक, साथ के साथ कार्बन उत्सर्जन जो है उसको 30% तक उसमें भी कटौती करेगा। तो इस बात को भारत ने कहा था, लेकिन भारत ने यह भी साफ किया कि यह सब करने के लिए उसे विकसित देशों से $1 ट्रिलियन की मदद चाहिए। देखिए इतनी बड़ी अमाउंट की बात की गई है, भारत ने ये बता दिया था, परंतु इस चीज को कम करने के लिए विकसित देश जो कि ऑलरेडी डेवलप्ड हो चुके हैं, उन देशों से $1 ट्रिलियन की मदद भारत को चाहिए। इससे भारत ने दिखाया कि वह जिम्मेदारी लेने को तैयार है, लेकिन डेवलप्ड देशों को भी अपने कर्तव्य निभाना हो, ये भारत ने उन्हें बताया। छठा पॉइंट आता है विकास बनाम पर्यावरण मतलब संतुलन की चुनौती। भारत में करोड़ों लोग गरीबी में हैं, जिनके लिए रोजगार और एक उद्योग जरूरी है। उद्योग और ऊर्जा की जरूरत पर्यावरण पर असर डालती है। ठीक है, उद्योग हो गए, ऊर्जा हो गए, ये जो चीजें हैं ना, ये पर्यावरण के ऊपर असर डालते हैं। देखिए उद्योग है, इंडस्ट्रीज हैं, कई ऐसी इंडस्ट्री हैं जिसमें बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, परंतु लोगों को काम तो चाहिए, ठीक है, उनको नौकरी चाहिए भाई, रोजगार चाहिए, तो वो चीज क्या है उनके लिए आवश्यक है। परंतु ये चीज जो उद्योग है और जो ऊर्जा है वो पर्यावरण पर क्या डालती है, असर डालती है। भारत मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया से विकास चाहता है, लेकिन साथ ही सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे विकल्प हैं उन्हें भी अपना रहा है। इन दोनों के बीच संतुलन बनाने से भारत की सबसे बड़ी जो नीति है, चुनौती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कि भाई मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसे ये हो गए, और जो उद्योग हो गए, पुराने उद्योग चला रहे हैं, इनके बीच में भी अच्छा संतुलन बना रहे, इस चीज को लेकर एक काफी बड़ी चुनौती सामने आती है। निष्कर्ष आ जाता है भारत का पर्यावरणीय रुख अब बहुत ज्यादा परिपक्व मतलब मैच्योर और जिम्मेदार हो चुका है। पहले जहां वह केवल विकसित देशों को जिम्मेदार ठहराता था, अब वह खुद भी बड़े लक्ष्यों को तय कर रहा है और आगे बढ़कर काम कर रहा है। विभोधित जिम्मेदारी की सोच को बनाए रखते हुए भारत ने पेरिस समझौते COP26 में दिखाया कि वह जलवायु समाधान का हिस्सा बनना चाहता है। भारत अब सिर्फ एक विकासशील देश का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा, बल्कि नवीकरणीय ऊर्जा मतलब रिन्यूएबल और न्यू जो एनर्जी है उसको लेकर और वैश्विक पहलों के जरिए वैश्विक पर्यावरण नेता बनकर सामने आया है। आगे भारत की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वह विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन बनाए रखे और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उचित मदद हासिल करे। तो ये हो जाता है आपका, ठीक है, पर्यावरण से रिलेटेड ये आपका नौवां क्वेश्चन हो जाता है। इंट्रोडक्शन के बारे में ये आपका हो जाता है इंट्रोडक्शन, आप पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट आ जाता है हिस्टोरिकल रूल्स आ जाते हैं, फिर ड्यूरिंग क्योटो प्रोटोकॉल की बात आ जाती है, फिर आ जाता है एक्टिव रोल एंड पेरिस एग्रीमेंट आ जाता है, फिर इंडिया से रिन्यूएबल एनर्जी पुश आ जाता है। ठीक है, COP ग्लोबल एंड फंडिंग डिमांड्स आ जाता है, जहाँ भारत ने $1 ट्रिलियन फाइनेंशियली मांगा है। ठीक है, फिर बैलेंसिंग डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट आ जाता है छठा पॉइंट आपका, और अंत में आ जाता है आपका कंक्लूजन। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके 9 क्वेश्चन। अब हमारा 10वां क्वेश्चन जो है वो संक्षिप्त टिप्पणी के बारे में, मतलब आपको टॉपिक दिया गया है, उस टॉपिक के ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला हमारा टॉपिक है शरणार्थी समस्या मतलब रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम। भारत के लिए शरणार्थी समस्या एक गंभीर मुद्दा है, खासकर पड़ोसी देश से बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं लोग भारत आ रहे हैं और यहाँ पे आके बस जा रहे हैं। ठीक है, तो उनके आने का जो कारण है वो एक बहुत बड़ी समस्या। अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाखों लोग भारत में शरण लेने आए हैं। ठीक है, भाई ये सभी देश है, क्या हो रहा है इन देशों से इलीगली जो लोग हैं यहाँ पे आके बस रहे हैं। ठीक है, अभी आपने जैसे सुना होगा ये पहलगाम का जो केस हुआ, उसके बाद जितने भी पाकिस्तानी यहाँ पे बसे हुए थे या फिर बांग्लादेशी बसे हुए थे उन्हें भगाया जा रहा था। ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा उन्हें वापस भेजा जा रहा था। तो तब आपने सुना होगा कि कई तो ऐसे लोग हैं जो कि कई आप कह सकते हैं कि 10 साल पहले आए थे यहाँ पे, आके बस गए। ठीक है, फिर उनके बाद उनकी कभी चेकिंग नहीं हुई, और फिर एक प्रकार से क्या है कि वो बस भी गए, उनका यहाँ पे परिवार भी हो गया। ठीक है, वो इलीगली रह रहे थे, उनका पूरा परिवार है वो यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ के लोगों के लिए जो नौकरी है उन लोगों के लिए नौकरियों की कमी पड़ रही है इन कारणों से। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है भारत में, क्योंकि क्या कर रहे हैं लोग बाहर से आ रहे हैं, यहाँ पे आके बस रहे हैं, यहाँ पे आके काम कर रहे हैं, यहीं के लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही उनके कारण से। तो ये सारे पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आंसर के अंतर्गत। ठीक है, आप अपने हिसाब से भी बना के लिख सकते हैं, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है। ठीक है, तो शरण ले रहे हैं, इनमें म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश से आए करीब 1.5 करोड़ अवैध प्रवासी शामिल है। देखिए 1.5 करोड़ लोग तो रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेश से आए हुए यहाँ पे बस रखे हैं, और अगर हम किताबों की उसकी बात करें तो एक नॉर्मल से जो नंबर बताएगा वो 1.5 करोड़ के आसपास बताएगा। ठीक है, तो 1.5 करोड़ लोग तो यहीं पे बस रहे हैं। बताओ वो 1.5 करोड़ लोग, उनका अपना परिवार है, उनके परिवार में बच्चे होंगे इन फ्यूचर, वो भी और ज्यादा संख्या बढ़ेगी। ठीक है, इससे क्या हो रहा है, इससे आसाम त्रिपुरा जैसे जो राज्य है वहां पे जनसंख्या संरचना बदली, सामाजिक तनाव और ज्यादा बढ़ा। भारत में अभी तक कोई स्पष्ट शरणार्थी कानून नहीं है। ठीक है, भारत में कोई अभी फिक्स रूल नहीं है
इस चीज को लेकर। अगर हम विदेशी कंट्री को देखते हैं ना, तो पक्के रूल है कि भाई आप आ सकते हो एक लिमिटेड टाइम के लिए, आपको यहाँ पे जो काम है आप वो काम करो, और काम करते ही आप वापसी अपनी कंट्री जाओ। यहाँ पे आपका रुकने का कोई जरिया नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे रिफ्यूजीज की तरह नहीं रह सकते, यहाँ पे आप इलीगली नहीं रह सकते। परंतु भारत में क्या है कि एक तो आना और जाना थोड़ा आसान है, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखा जाता है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, वहां से आ जाते हैं, यहाँ पे आके बस जाते हैं, जिससे असली शरणार्थी और आर्थिक प्रवासियों में फर्क करना कठिन हो जाता है। अब देखिए, असली शरणार्थी और आर्थिक प्रवासी की यहाँ पे अगर हम बात करें, तो शरणार्थी किन्हें कहा जाता है? देखिए, ऐसे लोग जो कि अपने देश में परेशान हैं, ठीक है, वो लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, तो उनका तो एक भाई ये कारण है कि जो उनके यहाँ पे कोई जगह नहीं है इसीलिए वो बस रहे। परंतु अवैध रूप से आने वाले का मतलब कि भाई उनको अपने देश में जॉब नहीं मिली, ठीक है, वो लोग जैसे तैसे करके पार करके दूसरी कंट्री में चले गए, जैसे भारत में आ गए और यहाँ पे आके बस गए, तो वो इलीगली है, ठीक है। परंतु अगर आपके जैसे कि अगर हम बात करें शरणार्थी क्या होते हैं, अब जैसे बांग्लादेश में खराब स्थिति है, ठीक है, उदाहरण के तौर पर हम बात करते हैं, बांग्लादेश में खराब स्थिति है, हिंदुओं की जो हालत है खराब हो रही है, तो हिंदू मुस्लिम जो वहां के बहुत ज्यादा परेशान लोग हैं, वो आके यहाँ पे बस सकते हैं कुछ समय के लिए। हम परमानेंट नहीं कह रहा हूं मैं, कुछ समय के लिए उन्हें सिर्फ यहाँ पे शरण दी जाएगी, परंतु एट द एंड जब स्थिति ठीक हो जाएगी तब उन्हें जाना होगा, ठीक है। तो ऐसे लोगों में और ऐसे इलीगल लोगों में जो फर्क करना होता है वो कठिन हो जाता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आप बता सकते हैं, ठीक है। ये हो जाता है आपका शरणार्थी समस्या के बारे में, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है। दूसरा आता है भारत और विश्व बैंक, इंडिया और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। भारत और विश्व बैंक का संबंध आर्थिक सुधारों से जुड़ा हुआ है। 1970 के दशक में और 1970 के दशक और 1991 के आर्थिक संकट के समय भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ से मदद ली थी। इसके बदले भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की जो नीति है उन्हें अपनाया था, ठीक है। 1991 में जब भारत के ऊपर आर्थिक रूप से संकट बढ़ रहा था, तब भारत ने विश्व बैंक और आईएमएफ से वही जो मदद ली थी, और उस समय भारत ने कुछ नीति अपनाई थी, उदारीकरण की नीति, निजीकरण की नीति और वैश्वीकरण की नीति, ठीक है। वैश्वीकरण की नीति इससे पहले नहीं थी, ठीक है। तो वैश्वीकरण के आने के बाद क्या हुआ कि भाई वेस्टर्न कंट्रीज या फिर हम कहें कि अन्य कंट्री जो कि डेवलप हो चुकी हैं, ठीक है, वो भारत में निवेश कर सकती थी, भारत में आके अपना व्यापार बढ़ा सकती थी, तो इस चीज के लिए खोल दिया गया था दरवाजा, ठीक है। इन संस्थानों का समर्थन भारत के आर्थिक विकास में सहायक रहा है। साथ ही भारत ब्रिक्स जैसे जो मंच है, ब्रिक्स जैसे मंचों से आईएमएफ और विश्व बैंक के विकासशील देशों के हितों के लिए सुधार की भी मांग करता है। तो ये हो जाता है आपका दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा आता है क्योटो प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान में अपनाया गया एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था। इसका उद्देश्य था कि विकसित देश जो कि 2008 और 2012 तक ग्रीन हाउस गैस का जो उत्सर्जन है उसे कम करें, मतलब कार्बन इमर्शन को कम करें, ठीक है। 2008 और 2013 तक इस चीज की बात की गई थी क्योटो प्रोटोकॉल में, जो कि 1997 में लाया गया था, ठीक है। इसमें साझा लेकिन विभेदित जिम्मेदारी की बात की गई थी। इस सिद्धांत को अपनाया गया था, जिससे विकासशील देशों को कम जिम्मेदारी दी गई थी और जो विकसित देश से उन्हें ज्यादा जिम्मेदारी दी गई। भारत ने पहले स्वच्छ विकास तंत्र मतलब सीडीएम का विरोध किया, लेकिन बाद में उसे अपना लिया था। यह संधि 2005 में प्रभावी हुई थी, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका, ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है आपका। आखिरी आखिरी टॉपिक आता है पश्चिम मुखी नीति, मतलब लुक वेस्ट पॉलिसी। पश्चिम मुखी नीति भारत की 2014 के बाद शुरू हुई एक विदेश नीति थी, जिसमें किस बार इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था पश्चिमी एशिया और पश्चिमी देशों जैसे अमेरिका, इजराइल, फ्रांस के साथ रणनीतिक और आर्थिक रिश्ते मजबूत करना, ठीक है। पश्चिम में जो देश, भारत के पश्चिम में जो देश आते हैं उनके साथ आर्थिक रूप से, रणनीतिक रूप से जो रिश्ते हैं उनको मजबूत किया जाए, इसीलिए ये नीति, जिसका नाम था पश्चिम मुख नीति मतलब लुक वेस्ट पॉलिसी, जो थी वो लाई गई थी। यह नीति पड़ोस पहले और पूर्वोन्मुख नीति के साथ संतुलन बनाकर काम करती है, ठीक है। ये जो नीति है, ये नीति क्या करती है? पड़ोस पहले की जो नीति है उसके साथ और पूर्वोन्मुख जो नीति है उसके साथ, इन दोनों नीतियों के साथ आप कह सकते हैं कि संतुलन बनाकर काम करती है। यह भारत की एक व्यवहारिक और वैश्विक दृष्टिकोण वाली नीति है जो देश के हितों को आगे बढ़ाती है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पश्चिमी मुख जो नीति है उसके बारे में, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने क्वेश्चन पेपर में 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें कवर अप किया है, ठीक है। जो आंसर हमने उनके कवर अप किए हैं, आपको आंसर सेम इसी प्रकार से एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। 6 पॉइंट हो गए। 6 पॉइंट किस प्रकार से? पहले आप परिचय देंगे, उसके बाद 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट देंगे, और उसके बाद आप पॉइंटों के बाद कंक्लूजन देंगे। जो आप पॉइंट लिखेंगे, चाहे तो वो पॉइंट आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, सब पॉइंट जैसे कि हमने डॉट में एक्सप्लेन किया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहे तो आप इन्हें इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर आप इनका डायरेक्ट एक पूरा का पूरा एक पैराग्राफ जो है वो बनाकर लिख सकते हैं और उसको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने शब्दों में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है उस प्रकार से
जो क्वेश्चन है वो सही प्रकार से लिखा जाएगा और आपके जो आंसर है, आंसर के नंबर है वो आपको फुल में से फुल मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। हमारे 2 ग्रुप्स अवेलेबल हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, चेक करिएगा। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके और भी अभी सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हम लोग कवर अप कराएंगे हमारे चैनल पर, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। साथ के साथ नोट्स जो है, इस सब्जेक्ट के नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से आप चेकआउट कर सकते हैं। साथ के साथ आप लोग ये पढ़ भी सकते हैं डायरेक्टली। हमारे पीडीएफ जो है वो हमारे ऐप पर जाकर, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऐप में आपको ये सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं। स्टूडेंट पोर्टल सेपरेट देखने को मिलता है, जहाँ पे ये सारी चीजें आपके लिए अवेलेबल है। और साथ के साथ हर सेमेस्टर के क्वेश्चन पेपर, नोट्स, स्टडी मटेरियल, सिलेबस, ठीक है, और आप कह सकते हैं कि पीडीएफ, सब कुछ आपको हमारे ऐप पर ही अवेलेबल मिलेगी। आपको इधर उधर कहीं भी चेक करने की जरूरत नहीं है, तो आप जाइए हमारे ऐप पर ये सब चेकआउट करिए। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।